गुड इवनिंग एवरीवन। उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ रहे होंगे। और कल हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन पे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर किया था, रोड ट्रांसपोर्टेशन का, जिसमें हमने हरियाणा में नेशनल हाईवेज और हरियाणा के दो इम्पॉर्टेंट स्टेट हाईवेज के बारे में बातचीत की थी। स्टेट हाईवे के में नंबर आपको याद हो तो 12 था और नंबर 6 था, छोटा और बड़ा। और हमने नेशनल हाईवेज में देखा था ऑल ओवर इंडिया जो सबसे लंबा नेशनल हाईवे है नंबर 44, जो पहले जीटी रोड था, कभी NH1 NH2 बना वो, आज वही NH44 के नाम से आपके हरियाणा में अंबाला से एंटर होता है। और अंबाला शहर, अंबाला कैंट, बिल्कुल उसी जीटी रोड पर, पुराने जीटी रोड पर, आज नेशनल हाईवे नंबर 44 पर। और फिर वहाँ से वो कुरुक्षेत्र की तरफ आ जाता है। कुरुक्षेत्र में शाहबाद है और आपका पीपली है जहाँ चिड़ियाघर है। शाहबाद जो आपका हॉकी का गढ़ कहलाता है, यहाँ से आगे वो करनाल की तरफ आता है। नीलोखेड़ी है और घरौंडा है और अपना ये तराइन, जहाँ की ऐतिहासिक 1191, 1192 और 1215 में 3 लड़ाइयाँ हुई थी। और इसके बाद फिर ये आता है पानीपत में, समालका में। इसके बाद अपना सोनीपत के 4 इंपॉर्टेंट शहर कह लीजिए, कस्बे कह लीजिए। गन्नौर, जहाँ इंटरनेशनल मंडी सब्जियों और फलों की विकसित हो रही है। और दूसरा आपका ये मुरथल, जो कि फेमस है अपने ढाबों के लिए। और तीसरा हमने पढ़ा था अपना राई, जो इंडस्ट्रियल एरिया भी है, मेगा फूड पार्क भी है वहाँ पर। और एक था कुंडली, जहाँ पे कि ये अपना ये राई में अगर बात करें तो स्पोर्ट्स ये है ना अपना मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल 1973 में जो एक एक्सपेरिमेंटल स्कूल बना था। और कुंडली की बात करें तो केएमपी आपके दिमाग में आना चाहिए, कुंडली मानेसर पलवल, जिसकी शुरुआत होती है कुंडली से। ये चारों, इसके बाद NH44 एंटर करता है दिल्ली में। और दिल्ली से आगे हमारे हरियाणा के फरीदाबाद में, फरीदाबाद सूरज कुंड उसी के किनारे बसे हुए हैं। और आगे चल के वो पलवल होडल से निकल जाता है कलकत्ता की तरफ, अगर पुराने की बात करें, जिसको अब नेशनल हाईवे नंबर 19 के नाम से भी जाना जाता है। और 44 की बात करूं तो वो सीधा चला जाएगा, क्योंकि उसको तो कन्याकुमारी तक जाना है। 37-45 किलोमीटर उसकी दूरी है, लंबाई है। इसका मतलब 3745 किलोमीटर। ठीक है, कल हमने देखा था हरियाणा का सबसे लंबाई तो देश का था, हमारे यहाँ कम था। हमारे हरियाणा में सबसे ज्यादा लंबाई है 285.6 कह लो या 286 किलोमीटर कह लो, NH नंबर 9 की। 9 कौन सा? जो दिल्ली से हमने बहादुरगढ़ रोहतक पूरा कवर किया था ना, बहादुरगढ़ झज्जर, उसके बाद महम, अस्थल, बोहर, सांपला, रोहतक वाला हिस्सा। फिर आगे गया तो देखो, याद करो, उसमें हांसी, हिसार, अग्रोहा, फतेहाबाद, सिरसा और डबवाली से होता हुआ वो आगे फाजिल्का पंजाब की तरफ चला गया था। नंबर 9 था पहले, यही NH10 था। मैंने कल भी कहा था इसके ऊपर एक मूवी बनी थी। अब ये NH नंबर 9 है। फिर हमने कल देखे थे NH नंबर 152, 52, 352। याद करो, नरवाना के हेरफेर में मैंने आपको समझाया था, एक नीचे पाली तक, राजस्थान तक, एक ऊपर हमारा अंबाला कुरुक्षेत्र के रूट पर, और एक नीचे बावल रेवाड़ी तक। तो ये सारी चीज़ें हमने कल देखी थी। फिर नीचे वाली बेल्ट याद करो, NH48 बिजिएस्ट अपना नेशनल हाईवे था, जो दिल्ली से ये जयपुर और फिर आगे मुंबई तक चला जाता है। इसका अब पहले नंबर 8 था, अब नंबर 48 है। फिर हमने दक्षिण की तरफ ही कई सारे बड़े बड़े, अब जो नंबर 11 है 152D बनेगा जो। तो कई सारे हाईवेज के कई तो क्या सारे इंपॉर्टेंट हाईवेज कल हमने लगभग देख लिए थे। नेशनल हाईवेज जिनका खर्चा केंद्र सरकार देती है, और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिसकी देखरेख करती है, मेंटेनेंस करती है और बनाती है। ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया। देखो, ट्रांसपोर्टेशन और जनसंचार दोनों चीज़ें, ये कल कंप्लीट हो गया था हमारा। देखो, घनत्व था, जींद और ये सब पढ़ा था ना हमने। नेशनल हाईवेज 285 वाला, ये देखो हर एक का नंबर अब तुम्हें पता है। 907 भी है, 709 भी है, करनाल पानीपत वाली पट्टी में। ये कल मैप से मैंने आपको एक एक करके समझाया था। इसके डिजिट्स याद करो, 5, 105 पंचकुला वाले थे, शिपकिला स्वर्घाट वाले। फिर 7 था, उसके बाद यहीं ऊपर में था 344, ये जो हरिद्वार और इस वाले रूट की तरफ था। फिर यहीं 152 था, फिर ये 352 है, 52 है, 9 है, 709 है, 709A है। और फिर ये नीचे तक सेम चलेंगे। फिर ये आपका 48 है, 248A है, 919 है और 19 है। तो कल ये हमने सारे पढ़ लिए थे। ठीक है, इसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग के बाद स्टेट हाईवेज भी हमने देखो पढ़ा था। SH12 सबसे लंबा और सबसे छोटा स्टेट हाईवे नंबर 6A है। ठीक है, ये पढ़ लिए थे हमने, सारे देख लिए थे। एक्सप्रेसवे, ये आज का टॉपिक था। ठीक है, ये पढ़ना था। मैंने कल कहा था कि इसको सीधे रटना नहीं है, इसको थोड़ा सा समझेंगे। और द्वारका एक्सप्रेसवे है, पानीपत एक्सप्रेसवे है, KMP होगा, और एक आपका थोड़ा सा KGP के बाद, क्योंकि उससे लगा हुआ है। देखो, अब पहले इस टॉपिक को थोड़ा सा समझ लें, फिर ये हमें आसान दिखेगा। हम बात कर रहे हैं एक्सप्रेसवे की।
ये क्या होता है? एक्सप्रेस वे। एक्सप्रेस वे। अभी कल तक जो हम पढ़ रहे थे वो थे नेशनल हाईवे, यानी राष्ट्रीय राजमार्ग, और इन्हें आप कह रहे हैं एक्सप्रेसवे। पहली चीज़ तो ये कि इनमें क्या अंतर है, हाईवेज क्या होते हैं और एक्सप्रेसवेज क्या होते हैं। हाईवेज को बनाती है केंद्र सरकार और एक्सप्रेसवे को बनाते हैं कोई प्राइवेट, जिसको टेंडर जो उठाते हैं वो लोग, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर हो सकते हैं, बड़े बड़े बिल्डर्स हो सकते हैं, जो सरकार इनके टेंडर निकालती है कि भाई इतने करोड़ में, मतलब अपने अपने वो लोग डाल भाई हम इतने करोड़ में यहाँ से यहाँ तक की सड़क बना देंगे। सरकार बताती है यहाँ एक्सप्रेसवे बनवाना है, तो कौन कितने तक का उठाएगा टेंडर। अब जो सरकार को रीजनेबल लगता है सरकार उस कंपनी को दे देती है, टेंडर पास हो जाता है, उसके बाद फिर उसके ऊपर काम करना पड़ता है कंपनी को। इसके बदले में फिर कई साल का टोल टैक्स कंपनी वसूलती है। तो एक तरह का ये सरकार और कंपनी के बीच का कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसका फायदा लोगों को भी मिलता है। पैसे देने पड़ते हैं नो डाउट, लेकिन एक्सप्रेस वे पर आपका टाइम बहुत बचता है। आपके जो वाहन है ना, इनकी स्पीड ज़्यादा होती है। किसी भी नेशनल हाईवे पे 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मान्य नहीं होगी, चालान कट जाएगा। हाईवेज पर आपको कहीं भी, जहाँ ये गांव के आसपास से निकलते हैं, आपको ब्रेकर मिल जाएंगे। एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, जिसको आज आप NH44 कह रहे हैं ना, जिसको पहले NH1 कहते थे, जिसको आप GT रोड कहते हैं। अभी भी हरियाणा के सोनीपत के आसपास के गाँव में तो GT रोड ही नाम फेमस है उसका, उसको NH44 थोड़ी जनता कह रही है। इस NH44 पे बिल्कुल पास पास ऐसे गाँव बसे हुए हैं, बिल्कुल। अब इन गाँव वालों के खेत अगर इस तरफ हैं तो इनकी भैंस भी यहाँ से निकल के नेशनल हाईवे 44 को क्रॉस करके जा रही है। इनके ट्रैक्टर भर भर के आ रहे हैं। इनके यहाँ लोग बाग ऐसे अपने गाय भैंसों की खेती के सामान ला रहे हैं और ले जा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि ये गलत है, लेकिन नेशनल हाईवे पर इस तरह की ट्रैफिक के बीच में से आवाजाही कहीं ना कहीं स्पीड के ऊपर एक तरह की बंदिश है। तो नेशनल हाईवे का जो स्टैंडर्ड मेंटेन होना चाहिए वो नहीं मेंटेन हो पाता, क्योंकि हम बेसिकली ग्रामीण अर्थव्यवस्था हैं और हमारे यहाँ से जहाँ से भी रोड निकलेगा वहाँ आसपास कोई ना कोई गाँव मिलेगा। ये इस चीज़ से ओवरकम कर गए एक्सप्रेसवे। कैसे? एक्सप्रेसवे जहाँ डेवलप किए गए वहाँ कोई भी ऑन रोड गाँव नहीं है, इस तरह से जैसे आपके नेशनल हाईवेज पर हैं गांव, लेकिन आसपास हैं। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, KGP की बात कर ले हम, KGP की या KMP की। तो आप देखो KGP KMP पे अगर आपको जाने का मौका मिले तो बिल्कुल सड़क ऐसे धड़ल्ले से भागती हैं गाड़ियाँ, और मिनिमम स्पीड, जैसे जो मैक्सिमम स्पीड वहाँ दे रखी है वो 120 किलोमीटर दे रखी है, जो मान्य है। इस पे गाड़ी चलाने पे आपका चालान नहीं कटता, तो आप उस स्पीड को मेंटेन कर पाते हैं। लोग चलाने को तो 150-200 भी चलाते हैं, वो उनकी गलती है, लेकिन 120 की मान्यता मिली हुई है, तो कितनी बड़ी बात है। कारण इस एक्सप्रेस वे पे ना तो कोई रेड लाइट आनी, ना इस पे से कोई आपको भैंस निकलती मिलेगी, ना कोई आप इसको बच्चे खेलते मिलेंगे, ना कोई अपनी गली के आगे ब्रेकर बनवा सकता। क्यों? क्योंकि इनकी कनेक्टिविटी रोड्स के साथ, गांव के साथ दूरी तक है। अगर यहाँ कोई गांव से मान लो यहाँ गांव बसा है ना, तो मेन सड़क पे गांव के लोग नहीं आते, उनकी कोई रोड कनेक्टिविटी के थ्रू ऐसे बना रखा होगा कि भाई इस पे कहीं एग्जिट जहाँ से होता होगा ना कहीं से इस तरह का, वहां से जाके ये लोग इस पे चढ़ पाए। ऐसा नहीं है कि गांव बिल्कुल यहीं आके बस गए और यहीं से चढ़ेंगे। तो एक्सप्रेस वे पे हमेशा स्पीड ज्यादा होती है, ब्रेकर्स नहीं होते, रेड लाइट नहीं होती, स्पीड अच्छी स्पीड मेंटेन की जा सकती है। जबकि अगर हाईवे की बात करें तो यहाँ पे गाँव हो सकते हैं, यहाँ पे स्पीड एक लिमिट की हो सकती है, और बहुत बार तो ऐसा भी होता है कि हाईवेज पर भी अगर कंजेशन के एरियाज हो तो रेड लाइट जैसी कंडीशंस पैदा कर दी जाती हैं। ठीक है, तो ये अंतर है एक्सप्रेसवे और हाईवे का, सबसे बड़ा अंतर। स्पीड बहुत बड़ी चीज़ है, जिसके कारण आज के टाइम में बिजनेस जो क्लास के लोग हैं ना, वो एक्सप्रेसवेज पर चलना ज़्यादा बेहतर मानते हैं, क्योंकि अब एक्सप्रेसवे पे ना तो उनको रुकना पड़ता, और बड़े बड़े ट्रक्स हैं और इस तरह का माल ढोते हैं, तो वो एक्सप्रेसवे पे उनको दिन रात वो चल सकते हैं। तभी तो आपके देश में स्वर्णिम चतुर्भुज जैसी योजनाएं हैं, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई को जोड़ने के जो ये बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। तो ये एक्सप्रेसवे की हम बात करेंगे सबसे पहले। हमारे हरियाणा में मेनली तो 3 हैं जिनसे आप जुड़े हुए हैं। चौथे को इसलिए कह देते हैं क्योंकि कुंडली से ही वो भी स्टार्ट होता है, तो आपका कुंडली है और पलवल पे खत्म होता है। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे हम दिल्ली से कैसे कनेक्टेड हैं। तो दिल्ली का एक इलाका पड़ता है द्वारका, बहुत पॉश और बढ़िया इलाका है। और जैसे आज ये नोएडा विकसित है ना,
ऐसे सबसे पहले दिल्ली ही विकसित हुआ था, मतलब फ्लैट सिस्टम जिसको बोलते हैं, पूरे का पूरा शहर बहुत तरीके से सोच समझ के प्लान्ड सिटी जो बसाई गई वो द्वारका है दिल्ली का। बहुत सारे सेक्टर्स हैं और चौड़ी सड़कें हैं, बहुत सोच समझ के इसको प्लान करके बसाया गया था। द्वारका एक्सप्रेस वे बना हुआ है। और द्वारका एक्सप्रेस वे क्या है, द्वारका से जो दिल्ली का इलाका है गुरुग्राम हमारे गुड़गांव तक ये बहुत तेज़ गति से चलने वाली सड़क है। और द्वारका और गुड़गांव को आपस में कनेक्ट ऐसे किया गया है, 28 किलोमीटर का ये स्ट्रेच है। दिल्ली के धौला कुआं से स्टार्ट होता है, लेकिन आपको वो नहीं याद रखना क्योंकि आप मेन की बात करेंगे तो द्वारका एक्सप्रेसवे इसका नाम है, ठीक है। तो 28 किलोमीटर है, जिनमें से 18 किलोमीटर ये हरियाणा में है और 10 किलोमीटर ये दिल्ली में है। ये आपके दिल्ली के धौला कुआं से अगर कोई गाड़ी चढ़ती है द्वारका एक्सप्रेसवे पे तो वो 28 किलोमीटर क्रॉस करते करते गुड़गांव उतर जाएगी, जबकि अगर वैसे आप जाओगे ना तो आपको घंटों लग जाएंगे। इसमें एक्सप्रेसवे में स्पीड ज़्यादा होगी, ब्रेकर्स नहीं होंगे, रेड लाइट्स नहीं होगी। हमारे पूरे इंडिया का सबसे बड़ा जो टोल टैक्स इकट्ठा करने के लिए जो लेन्स लगती हैं ना, वो ढेर आपने टोल टैक्स देखे होंगे, सुने होंगे। सबसे बड़ा टोल टैक्स का जो इलाका बना है वो इसी एक्सप्रेसवे पर बना है। तो सबसे ज़्यादा बड़ा टोल टैक्स कलेक्शन का अगर पूछे पॉइंट कहाँ है तो आप कहोगे द्वारका एक्सप्रेसवे पर, ठीक है। 28 किलोमीटर बहुत लंबा नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस है, आवाजाही है। और उससे बड़ी बात, ये जो आपका गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है ना, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल पता होगा ना आपको, 4 बड़े शहर जोड़ने के लिए दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कैलकाटा, इनको आपस में जोड़ना है 3x3 4x4 की लेन से। तो इसके लिए ये एक चतुर्भुज जैसा उभरेगा, मैथ्स का जैसा क्वाड्रिलेटरल होता है, तो इसको नाम दे दिया गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। इसी का एक पार्ट है द्वारका एक्सप्रेसवे, जो आपके यहाँ कितने किलोमीटर है, 18 किलोमीटर, ठीक है। छोटा है लेकिन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगले की बात करते हैं, पानीपत वाला जो आपको पता होगा, पानीपत एक्सप्रेसवे जिसको आप कहते हैं, कोई बहुत लंबा नहीं है, ये और भी छोटा है, महज 10 किलोमीटर का है। पानीपत एक्सप्रेसवे, नाम एक्सप्रेसवे है तो समझ जाओ कि स्पीड अच्छी मेंटेन हो सकती है, पर 10 किलोमीटर में तो क्या बड़ी स्पीड मेंटेन करेंगे। अगर ये हो कि भाई 100 किलोमीटर का है तो ज़्यादा फायदा, लेकिन ठीक है, हमारे यहाँ है पानीपत एक्सप्रेसवे तो हमने पढ़ लिया कि अपना ये एक एक्सप्रेसवे है, ठीक है। 2 हो गए। तीसरा एक्सप्रेसवे, इसको थोड़ा सा समझना, आपके यहाँ NH44 जो हम कल पढ़ रहे थे, इस पे मैंने बताया था सोनीपत के 4 शहर पड़ते हैं, गन्नौर, कुंडली, गन्नौर के आगे मुरथल, मुरथल के आगे राई, राई के आगे कुंडली। तो हम यहाँ मान लें कि अगर यहाँ कुंडली है, इसको इमेजिन कर लो, ये वाला इलाका यहाँ ये कुंडली है, तो कुंडली से एक रोड स्टार्ट किया गया। पहले ये सीधा नेशनल हाईवे तो ऐसे ही जाता है ना दिल्ली की तरफ, यहीं से एक रोड स्टार्ट कर दिया जो रिंग की तरह घूम के यहाँ आ जाता है आपके पलवल में। तो पलवल आपका दिल्ली के पास तो है, पलवल फरीदाबाद दिल्ली के बिल्कुल नीचे तो है। तो इस तरह से एक हाफ रिंग, सेमी सर्कल सा बन गया। ये कुंडली का इलाका है, यहाँ आपका मानेसर पड़ गया गुड़गांव वाला, और ये आपका पलवल मान लीजिए, इसी को आप कहते हो KMP, KMP एक्सप्रेसवे है। कोई रेड लाइट नहीं है, कोई गांव बीच में ऐसे कोई नहीं कि ब्रेकर लगवा देंगे या कोई गांव सीधे एकदम इसी में पड़ता हो, इसे आप कहते हैं KMP। बहुत ज़्यादा बढ़िया है, अच्छी स्पीड से गाड़ियां चलती हैं। कई बार एक्सीडेंट्स की खबरें भी लगभग आ ही रहती हैं अखबारों में, वो थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। अदरवाइज़ KMP बहुत ही बेहतर है आने वाले टाइम के लिए। और मैं तो इस पर कई बार जा चुकी हूँ, तो बहुत सुंदर अभी इसलिए भी लगता है क्योंकि चारों तरफ खेत ही खेत दिखते हैं, बीच में काफ़ी चौड़ी सड़कें हैं और चारों तरफ बहुत सुंदर एकदम से ग्रीन, लश ग्रीन एरिया दिखता है। अगर आप KMP पे गए हैं तो आप समझ सकते हैं इस चीज़ को, नहीं तो सिर्फ इमेजिन कर लो कि बहुत सुंदर खेतों के बीच में से गुजारा गया है ये, और ये पुल की तरह ऊपर की तरफ से गाड़ियां जाती हैं। इसलिए मैंने कहा कि कोई भैंस नहीं आएगी, कोई कनेक्टिविटी, ऐसा कोई गांव बिल्कुल ऑन रोड नहीं होगा, रेड लाइट नहीं है, आप एक स्पीड को मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये है ना, सेम ऐसे ही इधर भी एक सड़क है कुंडली से ही निकल के, और वो आ गई है पलवल, ठीक है। तो ये कुंडली, इसको कहते हैं KGP, कुंडली, G मतलब गाजियाबाद, और ये है आपका पलवल। तो KGP, 2 शहर तो आप ही के हैं, कुंडली और पलवल। आपकी तरफ आया तो KMP बन गया, और उस तरफ गया यूपी की तरफ तो बन गया KGP। तो KMP और KGP, एक अंगूठी को इमेजिन कर लो गोल, एक जैसे छल्ला होता है कोई,
आधा आपकी तरफ कवर कर गया, आधा ये गाजियाबाद की तरफ। स्टार्टिंग पॉइंट कुंडली है और एंड पॉइंट पलवल है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों हरियाणा के हैं। तो केएमपी और केजीपी की लगभग दूरी भी बराबर है, 0.6 किलोमीटर का डिफरेंस है, वरना दोनों बिल्कुल बराबर दूरी के हैं। ठीक है, 2018 में खुद पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। जो इस तरफ जाता है और जो आपकी तरफ आता है, आपकी तरफ वाले का नाम रख दिया वेस्टर्न पेरिफेरल, पश्चिमी परिधीय एक्सप्रेसवे, वेस्टर्न पेरिफेरल, क्योंकि इस तरफ वैसे भी वेस्ट डायरेक्शन ही होती है। अब मैप को अगर याद करो भारत के, को इस तरफ ईस्ट होती है, तो केजीपी का नाम है ईस्टर्न पेरिफेरल, यानी पूर्वी, ईस्टर्न पेरिफेरल, पूर्वी परिधीय, और इसका नाम है वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। वेस्ट से बना ना, वेस्टर्न पेरिफेरल। ठीक है, ये केजीपी है इधर वाला, और आपके वाले का नाम है केएमपी। दोनों की लगभग दूरी समान है, 0.6 किलोमीटर, कोई बड़ी बात नहीं है। इन दोनों पे गाड़ियां बहुत बढ़िया स्पीड से भागती हैं। और जब इस तरफ अपने वाले पे चलते हैं ना, जैसे पीछे मौसम था धान का, तो पूरे में धान ही धान थे। अब जो मौसम चल रहा है गेहूं का चल रहा है ना, तो अगर आप इस पट्टी पे कभी जाएंगे तो आपको चारों तरफ गेहूं ही गेहूं दिखेगा। और जब आप केजीपी पे जाएंगे ना, अभी मुझे 5-7 दिन पहले जाने का मौका मिला, तो पूरी पट्टी पे गन्ना ही गन्ना था, बहुत ज़्यादा गन्ना। क्योंकि इस तरफ जो इलाका है ना, ये यूपी का, ये धान भी पैदा करते हैं, लेकिन बहुतायत में गन्ना दिखा। और इस तरफ अब जाएंगे तो यहाँ हमें ये अपना गेहूं ही गेहूं मिलेगा। ये गेहूं भी पैदा करते हैं, धान भी और गन्ना भी। भैया यूपी तो बहुत उपजाऊ है, ऐसे ही हरियाणा भी उपजाऊ है। लेकिन आप इस पे चलोगे ना इस टाइम पे, तो आपको 90% चारों तरफ नजर घुमाने पे गेहूं के दर्शन होंगे। और इस तरफ अभी जाओगे, मैं हफ्ते भर के अंदर दोनों जगह गई थी, यहाँ पूरा मेजोरिटी आपको गन्ने से भरा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो केजीपी और केएमपी दोनों एक्सप्रेसवे हैं। तो आपको चारों एक्सप्रेसवे समझ में आ गए होंगे। एक द्वारका वाला, द्वारका से अपना गुड़गांव वाला, और उस पर सबसे बड़ा टोल जो है वो लगा हुआ है, एशिया का भी सबसे बड़ा कहते हैं उसको। और एक हमने देखा पानीपत एक्सप्रेसवे, वो तो ज़्यादा लंबा नहीं है, 10 किलोमीटर का है। गुड़गांव वाला 28 का है, जिसमें से 18 हमारे हरियाणा को कवर करता है और 10 दिल्ली को कवर करता है। और फिर हमने देखा ये काफ़ी बड़ा केजीपी और केएमपी। ठीक है, चलो अब इसको थोड़ा सा किताबी भाषा से पढ़ लेते हैं। कल इसमें टाइम ज़्यादा लगता, इसीलिए मैंने इसको कहा था कि आज समझा दूंगी। अब इसमें हम सारे चारों एक्सप्रेसवेज के बारे में बातचीत करेंगे। देखो सबसे पहले क्या लिखा है, हरियाणा के प्रमुख एक्सप्रेसवे। तो पहला लिखा है द्वारका एक्सप्रेसवे। द्वारका आपका बिल्कुल नहीं है, दिल्ली की जगह है, लेकिन क्योंकि गुड़गांव में आएगा इसलिए हम इसको पढ़ते हैं। उत्तरी परिधि, अभी मैंने आपको बताया पश्चिमी और पूर्वी परिधि है, तो आपके समझ में आ गई वो रिंग। पश्चिमी में आप बैठे हैं केएमपी वाले, और पूर्वी में वो यूपी वाले बैठे हैं केजीपी वाले। अब इसका नाम है उत्तरी परिधीय, पेरिफेरल, यानी नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड। गुड़गांव और द्वारका जो दिल्ली है, इसके बीच बनाई जाने वाली 8 लेन की सड़क है, जिसको द्वारका एक्सप्रेसवे कहा जाता है। तो वो पूछेंगे कि हरियाणा में कौन कौन से परिधीय हैं, तो आप कहोगे हमारे हरियाणा में पश्चिमी परिधीय भी है, जो ये केजीपी है, ये केएमपी, और पूर्वी परिधीय भी है, और उत्तरी परिधीय। उत्तरी का नाम क्या है, द्वारका एक्सप्रेसवे। आपके हरियाणा में 18 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर दिल्ली में। केजीपी और केएमपी, केजीपी जो है वो यूपी का इलाका कवर करता है काफ़ी सारा, और केएमपी पूरे हरियाणा को कवर कर जाता है, क्योंकि ये गोल जो ये रिंग सेमी बनाई थी मैंने, वो पूरे हरियाणा में है। ठीक है, इसकी कुल लंबाई 28 किलोमीटर है, 18 किलोमीटर हरियाणा में और 10 किलोमीटर दिल्ली में है। ये एक्सप्रेसवे स्वर्णिम चतुर्भुज, मैंने ड्रॉ करके दिखाया ना, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई, इनको जोड़ेगा 3x3 4x4 की लेन से। तो ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का हिस्सा है। और जब ट्रेन जोड़ेंगी ऐसे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई को, तो वो डायमंड क्वाड्रिलेटरल है। ये स्वर्णिम है ना, गोल्डन, वो डायमंड है। ट्रेन जोड़ें चारों को तो डायमंड, और अगर रोड जोड़ें चारों को तो स्वर्णिम हिस्सा है। इसका निर्माण राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली हरियाणा सीमा पर किया गया। तो भी तो बात कर रहे हैं आपके गुड़गांव की, मैंने आपको धौला कुआं बताया। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा टोल प्लाजा, ये बिल्कुल सच्ची बात है, सबसे बड़ा है, इंडिया का भी, एशिया का भी, उत्तर भारत का भी, हरियाणा का भी। तो एशिया का सबसे बड़ा टोल प्लाजा, कहीं कहीं तो लिख रहे हैं कि 40 लेन बन गई इसमें, दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे पर ही स्थित है। तो पूछेंगे हरियाणा में सबसे बड़ा टोल प्लाजा कहाँ है, जानबूझ के पूछ लेंगे, क्योंकि भारत का भी यही है, हरियाणा का भी है, और ये एशिया का भी सबसे बड़ा है। तो आप कहोगे एक्सप्रेसवे हमारे द्वारका वाले पर। नेक्स्ट है पानीपत एक्सप्रेसवे। पानीपत एक्सप्रेसवे का निर्माण दिल्ली और पानीपत के बीच किया गया है, और ये एक भाग है, ये थोड़ा सा गलत छप गया है, NH 44 का।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसकी कुल लंबाई 10 किलोमीटर है। इसका निर्माण लार्सन एंड टर्बो, आपको पता है ना कंपनी है एक लार्सन एंड टर्बो, जो कि बहुत सारे इसमें चीज़ों में जो बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन है, इंफ्रा, इनमें काम करती है, तो इस कंपनी ने किया है, लार्सन एंड टर्बो कंपनी द्वारा। अभी मैंने बताया आपको एक्सप्रेसवे प्राइवेट डीलर्स बनाते हैं और हाईवेज, नेशनल हाईवेज हमेशा सरकार बनाती है, ठीक है। अगला है कुंडली, 10 किलोमीटर का तो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। नेक्स्ट देखो केएमपी, कुंडली, मानेसर, पलवल, तो तीनों आपके ही हैं। कुंडली भी आपका, मानेसर भी आपका, पलवल भी आपका। इसका मतलब आधी वो रिंग जो है वो आपके वाली। कुंडली, मानेसर, पलवल केएमपी एक्सप्रेसवे का निर्माण हरियाणा में किया गया, पूरा हरियाणा है, केजीपी में तो यूपी आ गया। ये एक्सप्रेसवे नेशनल जो हाईवे थे 1, 2, 8 और 10 को आपस में जोड़ता है। अब आप 1, 2 समझ जाओ, जीटी रोड जिसको आप कह रहे थे, 8 समझ जाओ जिसको हम 48 कह रहे हैं आज, जयपुर वाला, और 10 लिखा है ना इसमें, तो आज का 9, तो अपने दिमाग में बना लो, कल हमने सारे पढ़े हैं ये। 1, 2 जीटी रोड को कह रहे थे हम, 8 किसको कह रहे थे, जिसको आज 48 कहते हो, तो वो दिल्ली से ही तो निकल के गुड़गांव और फिर आगे जयपुर जाता है। और जिसको ये 10 कह रहे हैं उसको हम कल 9 पढ़ रहे थे, याद करो, दिल्ली से बहादुरगढ़ और फिर ये अपना आगे सांपला, महम, रोहतक, याद होगा ना वो, तो वो वाला रूट, ठीक है। इन सब का कुछ हिस्सा आपस में, सारे सारे नहीं है, कुछ हिस्सा। इसकी कुल लंबाई 135.6 किलोमीटर है। आपकी तरफ 0.6 फालतू है, बाकी उस तरफ 135 है, तो 270.6 का है, जिसमें से आपको 135.6, तो 0.6 को बड़ी चीज़ नहीं है, फिर भी हमारे यहाँ थोड़ा बड़ा है। तो इसकी कुल लंबाई 135.6 किलोमीटर है। 5 जिले, सोनीपत को टच करेगा, कॉमन सेंस है, कुंडली वहीं पर है, और एमपी है ना, एम मतलब मानेसर, तो गुड़गांव है, पी मतलब पलवल, बीच में क्या आ गया, मेवात और झज्जर। तो सोनीपत वो जो गांव का इलाका पूरा, मैंने आपको कहा कि आज के टाइम में आपको वहाँ गेहूं ही गेहूं दिखने हैं, तो वो यही तो इलाका है, यही तो बेल्ट है पूरी, सोनीपत और मानेसर का गुड़गांव और पलवल, ये तो कॉमन सेंस है। केएमपी का मतलब बीच में मेवात और झज्जर, और याद कर लो, ठीक है। तो मेवात, झज्जर, इनको भी कवर करता है, इससे गुजरता है। कुंडली, मानेसर, पलवल एक्सप्रेसवे को पश्चिमी परिधीय एक्सप्रेसवे भी कहा जाता है, वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। उत्तरी कहेंगे तो आप द्वारका वाले का नाम लोगे, द्वारका एक्सप्रेसवे का, ठीक है। 18 किलोमीटर आपका, 10 किलोमीटर दिल्ली का, 28 टोटल का, सबसे बड़ा टोल प्लाजा जहां पर है। अगर वो कहें वेस्टर्न तो अपने कुंडली वाले को याद कर लेना, ईस्टर्न कहें तो केजीपी को याद कर लेना। अब अगला है कुंडली, गाजियाबाद, पलवल, आ गया केजीपी एक्सप्रेसवे। इसकी इस 6 लेन के एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 135 और आप वाले की 135.6, आपके द्वारका वाले की आपके यहाँ 18 और दिल्ली में 10, आपके पानीपत वाले की महज 10 किलोमीटर, और इसकी कहें तो 135। इसे पूर्वी परिधीय एक्सप्रेसवे भी कहा जाता है। पेपर में आ जाएंगे 4, वो कहेंगे नॉर्दर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और साउदर्न या दक्षिणी पश्चिम, ये परिधीय। तो आप ध्यान रखना, आपने 3 पढ़ ली, कौन कौन सी, आपने नॉर्दर्न में पढ़ लिया द्वारका वाला, आपने वेस्टर्न में पढ़ लिया अपने वाला के एमपी वाला, और ईस्टर्न में पढ़ लिया केजीपी वाला। वो 135 है गाजियाबाद वाला, आपका 135.6 है, और ये एक्सप्रेसवे द्वारका वाला 28 है, और अगर पानीपत पूछ लें तो 10 किलोमीटर, लार्सन एंड टर्बो ने बनाया वो, ठीक है। तो हमने चारों एक्सप्रेसवे देख लिए मेन में। रेल परिवहन तो मैंने आपको बहुत डिटेल से पहले ही पढ़ा रखा है, और रेल मार्ग भी आपको समझा रखे हैं पूरे। मेट्रो रेल भी बिल्कुल डिटेल से हमने पढ़ा हुआ है, और नए रेल मार्ग तो भी पुराने हो गए, क्योंकि जब किताब के लिए लिखे थे तब। ये रेवाड़ी की 6 लाइंस आपको समझा रखी हैं। वायु परिवहन पूरा बताया हुआ है मैंने आपको। एरोस्पोर्ट्स वाला भी, जन संचार ये भी पढ़ाया था, अगर तुम्हें याद हो। आकाशवाणी रोहतक 1976, 1991 और 1999 बताए थे ना ये। आकाशवाणी रोहतक, कुरुक्षेत्र, हिसार, हिसार का लेट बना है, फिर इसके 1-2 साल बाद ही 2002 में दूरदर्शन केंद्र भी बन गया, देखो ये रहा। और खुद कौन आई थी, सुषमा स्वराज, क्योंकि तब वो इस मिनिस्ट्री को देख रही थी, सूचना प्रसारण मंत्रालय को। पत्रकारिता, बस ये एक छोटा सा टॉपिक रह गया पत्रकारिता का। इसके बाद पत्रकारिता के बाद सिनेमा मैंने आपको करा दिया था। देखो इस टॉपिक में सिर्फ एक टॉपिक छूटा है हमारा, उसका नाम है पत्रकारिता। आज पत्रकारिता नहीं कराती, थोड़ा बोरिंग सा टॉपिक है, कल कराऊंगी। जैसे आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक इंट्रोड्यूस कर देती हूँ, जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग कह रहे थे कि मैम पॉपुलेशन नहीं कराया, एक दिन की कहानी है, हार्डली आधे पौने घंटे का टॉपिक है, इसको कर लेते हैं आज पूरा। कल पत्रकारिता करा दूंगी, और एक आपकी स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ रहती हैं, जिसमें मैंने स्पोर्ट्स के अवार्ड तो पढ़ा दिए थे, लेकिन स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ रहती हैं, तो कल हम पढ़ेंगे स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ और पत्रकारिता।
छोटा सा पत्रकारिता का टॉपिक है और स्पोर्ट्स वाला भी बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, क्योंकि हाल ही में तो कोई प्रतियोगिता हुई ही नहीं, 2018 के बाद तो कुछ भी नहीं हुआ, 3 साल बीतने को आ गए, तो इसलिए बहुत नई कहानी नहीं है, पर फिर भी जितनी है पुरानी है उनको जान लेंगे। तो कल हम कर लेंगे एक पत्रकारिता और एक स्पोर्ट्स वाला, फिर आपका सिर्फ एक टॉपिक बचेगा, और आप सब जानते हैं वो पशु जनगणना वाला है, वो मैं करा दूंगी आपको। आज क्या है, आज वेडनेसडे है, तो ठीक है, परसों इस हफ्ते में कंप्लीट हो जाएगा कोर्स। हरियाणा की जनसंख्या, हरियाणा की जनसंख्या ना आंकड़ों पर आधारित है, सब कुछ पेपर में अगर आती है तो, और मैं आपको बताना चाहूँगी कि आंकड़े नए नहीं हैं, ये आंकड़े अब तो सरकार ने निकाले ही नहीं हैं, अब तो आपके यहाँ ना आंकड़े आ ही नहीं रहे। इसके पीछे थोड़ी सी बातचीत करते हैं, फिर ये टॉपिक बहुत आसान दिखेगा। देखो, आपके देश भारत में, आप हरियाणा पर्सनल कोई जनगणना के आंकड़े नहीं होते, आपके पूरे देश के आंकड़ों में से आप एक स्टेट के रूप में अपने आंकड़े देखते हैं। भारत में पहली जनगणना हुई थी 1872 में। इस टाइम पे अंग्रेज़ों का राज था और लॉर्ड मेयो नाम के एक आदमी थे, जिनके नाम पे मेयो कॉलेज है अजमेर में। इनके टाइम में जब ये मुखिया थे ना भारत के, अंग्रेजों की तरफ से, महारानी ब्रिटेन की तरफ से वायसराय थे, तब इनके टाइम में पहली बार भारत में जनसंख्या की गिनती की गई। लेकिन ये आधा अधूरा सा काम था, कोई प्लान्ड तरीके से नहीं था। 1881 में फर्स्ट टाइम प्लान्ड तरीके से नियमित जनगणना की गई। इसका मतलब अब आगे से हम नियम बना रहे हैं, ऐसा उस टाइम पे कहा गया, हर 10 साल में लोगों की गिनती करेंगे। इस लोगों की गिनती को ही जनगणना या इसी को सेंसस कहा जाता है। सेंसस, CENSUS, सेंसस, जनता की गिनती करना। जब ये आपने क्लियर किया ना कि भाई 10 साल में हम एक बार करेंगे, तो लॉर्ड रिपन का टाइम था। लॉर्ड रिपन, रिपन एक बहुत अच्छा आदमी है जिसने इंडिया के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे, कई बड़े स्टेप्स लिए थे। इसके टाइम में पहली नियमित जनगणना हुई और 1881 से 2011 तक हम प्राउडली कह सकते हैं कि कभी भी इस नियम को हमने टूटने नहीं दिया। इस बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हुआ, गांधी जी का असहयोग आंदोलन भी चला, सविनय अवज्ञा आंदोलन भी चला, क्विट इंडिया मूवमेंट भी चला, और न जाने कितनी ही बार भारत पे दिक्कतें आई। कभी चाइना से लड़ाई के रूप में इंडो साइनो वॉर 1962, कभी इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हुई 1965 में, कभी 1971 में, जिस साल आंकड़े आने थे, आपकी पाकिस्तान से फिर से लड़ाई छिड़ गई। इस बीच में कारगिल भी हुआ, और न जाने कितनी सारी तरह की प्रॉब्लम्स आई। आपके देश में इमरजेंसी भी लगी, लेकिन आपने इस नियम को जो 1881 में बना था कभी टूटने नहीं दिया। और आपने से मेरा मतलब है आपके भारत में गृह मंत्रालय ने, क्योंकि यही डिपार्टमेंट है जिसको ये काम करना पड़ता है हर 10 साल बाद। ये डिपार्टमेंट अपना सारा काम अलग अलग बांट के, और जो सबसे ग्राउंड लेवल का काम है जिसमें घर घर जाके पता करना पड़ता है कितने लोग रहते हैं, तभी तो जनता की गिनती होगी ना, कितने लोग किस घर में किस उम्र के क्या काम करते हैं, कितना कमाते हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, ये सब आंकड़े एक एक घर से इकट्ठे करने पड़ते हैं। वहाँ गृह मंत्री नहीं जाता, ना वहाँ उनके सचिव जाते, वहाँ जाते हैं सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले टीचर्स। और इस देश में जब भी कभी इस तरह के बहुत ऑथेंटिक रिपोर्ट चाहिए होती है ना, तब सरकारी स्कूल के टीचर्स को पकड़ा जाता है और उन्हें ये काम दिया जाता है। उन्हें ब्लॉक्स डिवाइड करके दे दिए जाते हैं, एक एक घर में जाना, एक एक आदमी का पूरा ब्यौरा लिख के लाना, और उसमें कोताही नहीं होनी चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए, और सिर्फ एक बार ऐसा नहीं करना, ये फेजेस में होता है। क्योंकि हो सकता है जहाँ के आंकड़े 3 महीने पहले इकट्ठे किए गए हों, वहाँ 4 बच्चों का जन्म हो गया हो, वहाँ 2-4 आदमी मर भी गए हों, कोई भी चीज़ पॉसिबल है ना, 1 सेकेंड में चीज़ें बदलती हैं। तो इसलिए कई फेजेस में एक ही जगह जाके बार बार टीचर्स को ये आंकड़े टैली करने पड़ते हैं कि ठीक है पुराने वाले या चेंजेस करने हैं। तो एक बहुत जिम्मेदारी का काम है, गृह मंत्रालय इसको कंडक्ट करता है, और ये काम दिया जाता है सरकारी दफ्तरों में, सरकारी स्कूलों में काम करने वाले टीचर्स को। ठीक है, 10-10 साल में इस रिपोर्ट का फायदा आपकी सरकारें उठाती हैं, क्योंकि जैसी जरूरत होगी उम्र के अनुसार, अगर बुढ़ापे की तरफ जनसंख्या आपकी ज्यादा है तो अस्पताल ज्यादा चाहिए। अगर आपके देश में 6 साल से और 16 साल के बच्चे ज्यादा हैं तो स्कूल ज्यादा बनाओ, क्योंकि वो स्कूल चाहिए। अगर आपके देश में 16 से 26 के लोग ज्यादा हैं तो हायर लेवल की एजुकेशन पे ज्यादा काम करो। अगर आपके देश में 18 से 40 साल के लोग ज्यादा हैं तो एम्प्लॉयमेंट पे काम करो। अगर 60 से ज्यादा लोग हैं, 60 से उम्र वाले ज्यादा, तो फिर अस्पताल चाहिए। तो ये ना समाज की जरूरतें अलग अलग होती हैं, हर 10 साल में जरूरत सेम नहीं रहती, जरूरतें बदलती रहती हैं। उन जरूरतों को देखा जाता है किस चीज की रिपोर्ट के बाद, जब जनगणना की रिपोर्ट आती है। तो आपने कभी इस काम को आज तक तो टाला नहीं था,
लेकिन अब दुख के साथ कहना पड़ता है, ऐतिहासिक है, पहली बार 2021 में हम इस काम को नहीं कर पाए। और इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, इसमें कमी रही है। ये जो बीमारी फैली थी, पेंडेमिक फैला था, जिसको आप कोरोना महामारी कह रहे थे, इस महामारी के कारण आप लोग जो हैं जाने में सक्षम ही नहीं थे टीचर्स, तो कहाँ किसी को भेजा जा, और इस तरह तो फिर कोई ना कोई रोग फैल सकता था ना। इसीलिए कह दिया कि इस साल किसी को ये काम नहीं करना। तो इस बार पहली बार आपके देश में ऐसा हुआ कि जनसंख्या की गिनती या जनगणना के आंकड़े नहीं आए। ऐतिहासिक है ये, क्योंकि 1881 से माने अगर हम नियम बना तो 2021 आने वाला था, आंकड़े आने वाले थे 21 के, ठीक है। और वो भी हमारी गलती से नहीं है, वो नेचुरल है, उसमें हम क्या कर सकते थे। तो आपके यहाँ हरियाणा के जो आंकड़े निकले थे पहली बार अलग से, हरियाणा स्टेट के, क्योंकि हरियाणा बना है 1966 में 1 नवंबर को, तो आप लगा लो 1961 में जनगणना हुई तो हम पंजाब का हिस्सा थे, 1971 की जनगणना में हम एक स्टेट थे। तो पहली बार हरियाणा के नाम से भी आंकड़े छापे गए। 71 के बाद 81 में छपे, 91 में छपे, इसके बाद ये 1900 चल रहे हैं, इसके बाद 2001 में छपे आंकड़े और 2011 में। तो आप ये लगा लो टोटल आपके आज तक 5 बार आंकड़े आए हैं आपके पर्सनल नाम से कि हरियाणा की आबादी इतनी, लिंगानुपात इतना, इतनी महिलाएं, इतने पुरुष, इतना यहाँ पे बच्चों का मेल फीमेल का रेशो इतना, बड़ों का 0 से 6 के इतने लोग यहाँ एज के, फिर 6 से 18 के इतने, 18 से 40 के इतने, यानी आपकी हर चीज़ का आंकड़े ब्यौरा दिया गया। और ये आपने नहीं किया, ये गृह मंत्रालय ने किया, क्योंकि उसका जिम्मा है ये, ठीक है। तो आपकी ये 5 बार जनगणना हो चुकी है, अब छठी होनी थी जो हो नहीं पाई। और इन्हीं आंकड़ों के एवज में आप कहते हैं कि हरियाणा लिटरेसी में 75% का स्टैंड दिखाता है। अब 2011 के आंकड़े हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं 2021 के अनुमान वाले आंकड़े बता दें, बिल्कुल भी नहीं पढ़ने चाहिए, क्योंकि अनुमान लगाना किसी के बस की नहीं होता। और गृह मंत्रालय जब तक कि स्टैंप ना लग जाए ना, तब तक आपके अनुमान को कोई नहीं पूछने वाला। और अनुमान वाली चीजें इसलिए देखो, ऑथेंटिक किताबें कभी अनुमानित नहीं लिखेंगी कि 2021 में क्या होने वाला है। 11 के सब लिखेंगे, 21 के कोई नहीं लिखेगा। 21 के आंकड़े आए ही नहीं है, जब आंकड़े 2020 में ही किसी ने काम नहीं किया। ये सबसे पहले काम तो सरकारी स्कूल के टीचर्स के कंधों पे पड़ता, किसी ने कोई भी काम नहीं किया था। उससे पहले ये पेंडेमिक आ गया था, मार्च में तो बुरा हाल हो ही गया था। तो इसीलिए आप ये मान के चलो कि आप ये नहीं कह सकते कि अनुमान तो हरियाणा ये लगा के बैठा था कि हमने पता नहीं हमारे कितने हरियाणा के डीसीज को तो पुरस्कृत कर दिया था, कभी भारत सरकार ने, कभी हरियाणा राज्य सरकार ने, कि इन्होंने लिंगानुपात बढ़ा लिया। ये इसलिए था क्योंकि हमारा लिंगानुपात पूरे भारत में सबसे घटिया था जब 2011 की जनगणना हुई। धीरे धीरे बातें करेंगे उनकी। अब आंकड़ों पे आ रहे हैं, बेस समझ में आ गया, आंकड़े समझ में आ जाएंगे। आपके हरियाणा की लिटरेसी रेट है 75%। मैं 2011 की बात कर रही हूँ, अब बढ़ा मिलेगा, लेकिन आप अंदाजे नहीं लगाएंगे। आपसे पूछेंगे तो इसको टिक करना, वरना पूछेंगे नहीं, उनको भी अकल है। अदरवाइज कोई भी केस कर देगा ना कि बिना आंकड़े आए इन्होंने कैसे मान लिया कितना हो गया। जब तक गृह मंत्रालय न स्टैंप लगाए तब तक बात नहीं होती। ये आपका एवरेज पढ़ाई लिखाई का लिटरेसी का रेशो था। इसमें अगर कभी भी बात करेंगे, महिलाओं के पूछेंगे कितनी लिटरेसी है, ये जनरल है, एवरेज है, और एक पूछेंगे पुरुषों की। इसी से जोड़ के पूछेंगे ग्रामीण लिटरेसी बता दो कितनी है और शहरी बता दो। तो अगर आप एक 75% याद रख पाते हैं, डिस्टिंक्शन के मार्क्स होते थे पहले ये, तो आपको सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। हरियाणा में महिलाओं की जब भी बात करें या देश में भी, तो जो एवरेज है ना, उससे हमेशा 10% कम होती है महिलाएं, क्योंकि महिलाएं कंपैरेटिवली कम पढ़ी लिखी हैं। आज भी ज़रूरत है औरतों की पढ़ाई लिखाई पे काम करने की। तो महिलाओं की जब बात करें तो 75 एवरेज आपको याद रखना है। इसके हेरफेर में आंकड़े घूमेंगे, तो आपने महिलाओं की लिटरेसी को 10 घटा दिया, तो कितने पे आके रुक गई? 65% पे। जब पुरुषों की बात करें तो इसमें 9 जोड़ देना, तो कितने पे आके रुक गई? 84% पे। आज भी लड़कों की पढ़ाई पर पेरेंट्स थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देते हैं बजाय लड़कियों की पढ़ाई के। टोटलिटी बदलने में टाइम लगेगा, अभी एक पीढ़ी और लगेगी सब चीज़ें बराबरी पर लाने में, ठीक है। ग्रामीण की बात करें, गाँव में लोग थोड़े से कंपैरेटिवली कम पढ़े लिखे होंगे, शहरों में थोड़े से ज़्यादा। इससे तो जब गाँव की बात करें तो इसमें से 4 घटा दो, 71% लोग पढ़े लिखे हैं। आपने कितने घटाए हैं? -4 किया है। महिलाओं में आपने कितना किया था? -10। पुरुषों में आपने जोड़ा था आगे, ऐसे ही शहरों में भी आगे जोड़ देना। माइनस यहाँ घटाया है ना, यहाँ जोड़ देना +8। तो 75 में 8 जोड़ोगे तो कितना आ गया? 83। औरतों की लिटरेसी पूछें तो 10 घटानी है, पुरुषों की कहें तो 9 जोड़नी है। गांव की पूछें तो 4 घटानी है, शहर की कहें तो 4 जोड़नी है। किस में? 75 में। 75 से 10 घटाया तो 65, 8 जोड़ा उसमें तो 83।
दोनों अपोजिट बताए हैं, ये और ये बताया है। ठीक है, दिमाग थोड़ा सा एक्टिव रखना। ऐसे 75 में से 4 घटाए तो 71 यानी गांव की लिटरेसी, और 75 में 9% जोड़ दिया तो 84 यानी आदमियों की लिटरेसी। ठीक है, तो एक आंकड़े से हमने 4 चीजें देखी। हरियाणा में जन घनत्व की बात कर लेते हैं। आपका हरियाणा में लोग बहुत खुश हैं क्योंकि यहाँ मिट्टी बहुत उपजाऊ है, यहाँ कोई भूख से नहीं मरता। रिच स्टेट है हरियाणा, यहाँ खान पान बहुत बढ़िया, दूध दही का प्रदेश तो है ना हमारा। तो यहाँ पे पूरे देश में अगर एक बात करें कितने लोग आपके यहाँ पर प्रति वर्ग किलोमीटर में हैं इंडिया में, तो 382 व्यक्ति रहते हैं आपके यहाँ एवरेज पूरे देश में प्रति वर्ग किलोमीटर में। पूरे देश के 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग मिलेंगे? 382। ये एवरेज है, इसमें पहाड़ भी आ गए, जंगल भी आ गए, दिल्ली जैसे कंजस्टेड भी आ गए जहाँ हजारों का आंकड़ा है। तो सब कुछ मिला के एवरेज निकला 382। अब इसमें हरियाणा की बात करें तो हमारा थोड़ा सा आंकड़ा बेहतर है, 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ऐसा क्यों? हरियाणा में ज़्यादा क्यों है 382 से? क्योंकि हरियाणा एक ऐसा स्टेट है जहाँ कोई भी खतरा नहीं है, न कोई बहुत बाढ़ आने का खतरा, ना कोई भूकंप का खतरा, खेती बढ़िया, मैदानी भाग है, तो जनसंख्या की आबादी जो मिलेगी ना अपनी टोटल वो ज़्यादा मिलेगी। तो उस हिसाब से हमारे यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर में देश के मुकाबले लोग भी ज़्यादा मिलेंगे। कितने? 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब इसमें भी वेरिएशन है हरियाणा में। हरियाणा के अगर सिरसा की मैं बात करूँ तो वो बहुत कम है, वहाँ 303 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हैं। और वहीं मैं हरियाणा के फरीदाबाद की बात कर दूँ तो वहाँ बहुत कंजेशन है, बहुत पास पास लोग रहते हैं। 1 वर्ग किलोमीटर में वहाँ 2, 4, 4 तो लगभग 2,500 व्यक्ति रहते हैं। सिरसा में जहाँ 1 वर्ग किलोमीटर में 303 आदमी हैं, वहीं आपके फरीदाबाद में 2442 व्यक्ति हैं। कितना वेरिएशन है, कहाँ 300 कहाँ 2400, तो ये तो 7 गुना, 3 7 3 8 8 गुना ज़्यादा लोग रहते हैं। इसका मतलब बहुत वेरिएशन आपके हरियाणा में भी है। ठीक है, तो ये याद रखना, अपना और अपना सबसे कम और अपना सबसे ज़्यादा। आपके यहाँ टोटल आबादी जो 2011 में थी वो थी 2,53,51,462 व्यक्ति। ये टोटल निकला था पूरे हरियाणा में, 2,53,51,462 व्यक्ति थे। इस 2,53,00,000 में से कुछ आदमी थे और कुछ औरतें थी। भाई ये तो डिवीजन तो होता ही है, आदमी आपके यहाँ ज्यादा थे, औरतें आपके यहाँ कम थी। एक मतलब 1 करोड़ आदमी 1 करोड़ औरतें। ठीक है, अच्छी बात है। लाख में अंतर आ जाएगा, यहाँ तो तुम्हें लग रहा है कि आधे आधे होंगे, लेकिन अब देखना, 1 1856 और 1 3494। अगर करोड़ देखे तो दोनों 1 करोड़ हैं, तो अच्छी बात है, आधे आधे हैं। लेकिन लाखों में देखो कितना अंतर आ गया। महिलाएं 1,18,00,000 हैं और पुरुष 1,34,00,000 हैं। इन दोनों का अंतर काफी बड़ा है, काफी बड़ा अंतर है और चिंताजनक है। ये शर्मनाक भी है, क्योंकि कहीं पे अगर आबादी कम और ज्यादा हो तो कुछ हजारों में हो, कुछ 100 में हो। आपकी आबादी महिलाओं की लाखों में कम है, और लाख तो बहुत बड़ी बात होती है, तो कई लाखों में कम है। 18 के बाद तो लगा लो 28 आएगा, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 16 लाख औरतें कम हैं आपके हरियाणा में। तो बहुत ही बड़ी आबादी है। 16 लाख बराबरी पे लाने के लिए महिलाएं चाहिए, जो कि एक बहुत शर्मनाक आंकड़ा है। इसलिए हमें काम ज़्यादा करना पड़ेगा। हरियाणा को किया है, हमारी सरकारें दावा कर रही थी कि हमने 2021 में जो है इस जो डिफरेंस था इसको घटा दिया, और इसलिए देखो कन्या भ्रूण हत्या रुक गई, कितना ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस हो गई कि अब उतना आसानी से पता ही नहीं चल पाता कि माँ के गर्भ में पलने वाला बच्चा लड़का है या लड़की है। तो जो ये बहुत स्ट्रिक्ट नियम किए हैं ना, इतना बड़ा अंतर है, और हरियाणा वालों को फ्री छोड़ दें तो हो सकता है वो 1,18 को तो उतने पे रोक दें और ये बढ़ के और उसके मुकाबले बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। क्यों? क्योंकि बेटियों को तो बढ़ने ही ना दें, और बेटों की जो पैदाइश है उसमें टोटलिटी बढ़ती रहे, तो वो फिर दिक्कत देगा। इम्बैलेंस इतना ज़्यादा नहीं निभना चाहिए ना, कैसे निभेगा वो? तो आपके यहाँ महिलाएं काफ़ी कम है। ये लगा लो करोड़ के बाद लाख में आते ही डिजिट में अंतर आ गया। 1000 को तो मैं देख ही नहीं रही, उसको छोड़ दो, और उसके बाद कुछ वो 100 निकलेंगे, वो मैटर ही नहीं करता। हमारे लिए मैटर है ये कि लाखों औरतें कम हैं आपके राज्य में। ये बहुत गलत है। ये टोटल आबादी है आपकी, इस आबादी का 65% हिस्सा गाँव में रहता है। आज भी हरियाणा गाँव में बसता है। हरियाणा का कल्चर बेसिकली एग्रीकल्चर ही है, और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, प्राउड की बात है कि हरियाणा आज भी गांव में बसता है। गांव में है, शहर धीरे धीरे तब्दील हो रहे हैं, आबादी बढ़ रही है,
35% लगभग लोग आपके शहरी हैं। तो अभी तो बहुत टाइम लगेगा हमें। ग्रामीण व्यवस्था कोई बुराई नहीं है, बशर्ते सुविधाएं गांव में भी हो जाएं। जैसे ट्रांसपोर्टेशन गांव में हो, बिजली गांव में हो, अच्छी शिक्षा गांव के बच्चों को मुहैया हो, तो गांव में रहना कोई बुरा नहीं है। गांव तब दिक्कत देते हैं जब ना वहाँ बिजली हो टाइम पे, ना वहाँ ट्रांसपोर्टेशन हो, ना बच्चों को शिक्षा मिले, तो गाँव पिछड़े हुए हैं। अगर गाँव में सारी सुविधाएं हैं तो गाँव में रहने में कोई दिक्कत ही नहीं है। गाँव में अगर कनेक्टिविटी अच्छी है शहर से, बच्चों को आना जाना आसान है, स्कूल की बसें बंधी हुई हैं, लोगों को रोजगार के टाइम पे आराम से बसेस मिल जाती हैं, ट्रेन के साथ कनेक्टिविटी है, तो गाँव में कोई दिक्कत नहीं है। गाँव इसलिए दिक्कत है क्योंकि वहाँ पे सुविधाएं नहीं है। तो धीरे धीरे गाँव में अगर सुविधाएं दी जा रही हैं, बिजली पानी प्रॉपर पहुँच गए हैं, सड़कें अच्छी हो गई हैं, स्कूलिंग पे अच्छा काम है, तो फिर रहें गाँव में। पर दिक्कत क्या है, सरकारें वहाँ तक काम करके राजी नहीं है। ठीक है, तो 65% आपके लोग गांव में रहते हैं, 35% आपके लोग शहर में रहते हैं। आपके इस 2011 की जनगणना ने बताया कि आपकी सबसे बड़ी आबादी रहती है 3 जिलों में, FHB, फरीदाबाद, हिसार और भिवानी सबसे बड़ी आबादी लेके बैठे हैं। 18 लाख लोग रहते हैं आपके फरीदाबाद में, तभी तो यहाँ 2442 2442 लोग थे प्रति वर्ग किलोमीटर में। हिसार में 17 लाख प्लस आबादी है, भिवानी में 16, और इनके नीचे गुरुग्राम के भी बता दूं 15 लाख। ठीक है, तो FHB सबसे ज्यादा आबादी वाले शहर। अगर सबसे कम आबादी की बात करें तो PRM में सबसे कम आबादी है। P मतलब आप समझ जाओ क्या रहा होगा, ये P का मतलब पानीपत नहीं होगा। फिर ये क्या है P का मतलब, इस P का मतलब है पलवल। ठीक है, तो R मतलब क्या है, ये P सॉरी पलवल नहीं अपना, ये पंचकुला, पंचकुला जो सबसे ऊपर है। यहाँ की आबादी सबसे कम इसीलिए भी है क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सारा इलाका तो शिवालिक की पहाड़ियों का है। तो यहाँ पे जो ऊपर का रेंज है, मैंने आपको सब कुछ समझाया हुआ है, वहाँ ढेरों पहाड़ियाँ हैं। याद करो इस इलाके में ही तो थी वो पूरी बेल्ट जो थी शिवालिक की रेंज की, अंबाला, पंचकुला और यमुनानगर ही तो मेन है। और उनमें अगर आप देख पा रहे हो दिमाग में, अगर मैप है तुम्हारे में, तो पंचकुला के ही नीचे की पट्टी थी 25 से 27 किलोमीटर की, जो गिरिपादीय मैदान था। तो इसलिए यहाँ आबादी बहुत ज़्यादा नहीं है। यहाँ 5 लाख प्लस की आबादी थी, पूरे 6 लाख भी नहीं थे जब लास्ट जनगणना हुई। तो सबसे कम आबादी आपकी पंचकुला में है। पलवल गलती से, कई बार होता है ना दिमाग सोच कुछ रहा होता है भूल कुछ रहे होते हैं, पानीपत और पलवल नहीं आएंगे, ये P से ऊपर वाला पंचकुला है। R का मतलब रेवाड़ी है, जो एक ही है R से तो अपने यहाँ, और ये M है आपके दक्षिण वाला महेंद्रगढ़। तो ये पंचकुला, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ सबसे कम आबादी लेके बैठे हैं, और ज्यादा आबादी लेके बैठते हैं फरीदाबाद, हिसार, भिवानी और गुड़गांव। ठीक है, इसकी 6 लाख से भी कम आबादी है, इनकी 8-8 लाख के आसपास है। ठीक, तो ये हमने आबादी का चार्ट देखा, हमने थोड़ी सी पढ़ाई लिखाई देखी, हमने अभी लिंगानुपात की बात की। उस लिंगानुपात का एक आंकड़ा और याद रख लेना, आपका लिंगानुपात 1000 पुरुषों पे 879 महिलाएं थी। अभी हमने देखो करोड़ों की बात की थी, तो 2,53,00,000 में से आपने देखा 1 34 और 1 18, 16 लाख का अंतर था। अब यहाँ हम अगर बात करें कि प्रति 1000 पर कितनी महिलाएं हैं, तो 879, सीधा डिजिट होता है 789, आपने थोड़ा सा उसको घुमा दिया 879। इस 879 का मतलब है 121 महिलाएं कम हैं 1000 पुरुषों के मुकाबले, तभी तो वो 16 लाख का आंकड़ा डिफरेंस का आएगा ना। तो 1000 पुरुषों के मुकाबले कितनी महिलाएं हैं, 879। गांव में फिर भी लोग कंपैरेटिवली ठीक हैं, और गांव में ये आंकड़ा थोड़ा सा बेहतर है, 882 है। लेकिन शहरों में जाएं तो ये आंकड़ा और खराब है, वहाँ 873 है। यानी 1000 पुरुषों पर 873 महिलाएं हैं शहरों में, और गांव में 1000 पुरुषों पर 882 महिलाएं हैं। तो गांव का थोड़ा सा ठीक है, शहर का और खराब है। आपकी एवरेज कितनी निकली है, 879 की। मैंने आंकड़ों में भी दिखा दिया और आपको 1000 के मुकाबले भी दिखा दिया। ठीक है, आपके यहाँ सबसे ज्यादा आबादी अभी FHB करके ये दिखाया मैंने आपको, PRM दिखाया। आपके यहाँ जो आबादी है ना, सबसे ज्यादा बढ़ी जो है, बढ़ोतरी जो हुई, वो गुरुग्राम में हुई। गुरुग्राम में नौकरियां बहुत ज़्यादा निकली क्योंकि MNCs हैं, दुनिया भर के काम धंधे हैं, और नहीं तो कोई रेहड़ी भी लगा लेता है ना, तो MNCs में इतने लोग काम करते हैं कि छोले कुलचे मोमोज वही दुनिया भर की चीज़ें, वहाँ कमाने के अवसर हैं, तो वहाँ आबादी बढ़ गई। इसीलिए गुड़गांव में पिछली जनगणना में हमने 73% का उछाल देखा। ये वहाँ पैदा हुए लोग नहीं हैं, ये वो लोग थे जो बाहर के इलाकों से आके यहाँ बस गए कि यहाँ नौकरी आसानी से मिलेगी। सबसे कम इजाफा जो हुआ था वो अपने झज्जर में हुआ था, 8% के आसपास का। कारण झज्जर में कोई ऐसे नौकरी पेशा और इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा था ही नहीं ऐसा बैकग्राउंड, लेकिन अब झज्जर विकसित होगा क्योंकि झज्जर में आपके हरियाणा का एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, झज्जर में आपकी द्वारका से जो ये ट्रेन चलेंगी ना,
मेट्रो, इसके लिए भी आपका लाइन जो है वो फाइनल लगभग स्टेज पे आ गई है। तो मेट्रो से अगर कोई शहर जुड़ेगा तो कॉमन सेंस है कि उसका डेवलपमेंट होगा, क्योंकि आप अपने गुड़गांव को देखो, आप अपने फरीदाबाद को देखो, बहादुरगढ़ को देखो, यही तो शहर हैं आपके इनके साथ। तो ये सब चीज़ें बदलेंगी, लेकिन प्रेजेंट का आंकड़ा 10 साल पुराना है और नया आंकड़ा आया नहीं, तो 10 साल पुराने को भी हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब उम्मीद करती हूँ ये थोड़े थोड़े आंकड़े तुम्हें समझ में आ गए होंगे। आपके यहाँ इसके साथ ही आंकड़ों में ही ना एक दो चीज़ें और बता दूं, फिर इकट्ठा पढ़ा दूंगी। आपके यहाँ आबादी की अगर बात करें, जनसंख्या में किस किस तरह के लोग हैं, तो आबादी में हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा हरियाणा में एससीज जो है ना, शेड्यूल कास्ट लोग, वो हिसार में है, 4 लाख प्लस के है। और अगर पूछें एससीज की प्रतिशतता ज़्यादा कहाँ है टोटल में, 30% जहाँ आबादी एससी है, ये है फतेहाबाद। तो शेड्यूल कास्ट सबसे ज़्यादा जो लोग हैं, नंबर की बात करें 4 लाख प्लस, वो हिसार में है, लेकिन टोटल आबादी में ज़्यादा प्रतिशतता 30% के आसपास फतेहाबाद में है। आपके एससी गाँव में सबसे, ये तो ज़्यादा की बात हुई, कम ये तो अधिक की बात है। ठीक है, अगर वो कहें सबसे कम एससी कहाँ है ग्रामीण, तो आप कहोगे जहाँ आबादी कम है वहीं एससी भी कम होंगे। भाई एससी भी तो आबादी का ही हिस्सा है। तो पंचकुला में सबसे कम ग्रामीण एससी हैं और सबसे कम एससी भी हैं। तो टोटल एससी शेड्यूल कास्ट कम कहाँ है आपके यहाँ, ग्रामीण भी और टोटल भी पंचकुला में। ज़्यादा शेड्यूल कास्ट कहाँ है, अगर नंबर ऑफ पीपल की बात करें तो हिसार, और प्रतिशतता की बात करें तो फतेहाबाद। ठीक है, आपके यहाँ सिखों की बात करें, ये तो एससीज में थे, सिखों की बात करें या टोटल की बात कर लेते हैं ताकि चारों क्लियर हों। आपके यहाँ आबादी का एक बड़ा प्रतिशत तो हिंदू हैं, इसके बाद आपके यहाँ मुसलमान भी हैं, या मुस्लिम धर्म या इस्लाम कह लीजिए। इसके बाद आपके यहाँ सिख कम्युनिटी के लोग हैं। फिर 3 छोटी कम्युनिटीज़ की बात करूं तो जैन हैं आपके यहाँ, बौद्ध हैं आपके यहाँ, और ईसाई हैं। ईसाई मैं यहीं लिख देती हूँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इकट्ठे बोलते हैं ना हम। हिंदू आपके यहाँ सबसे ज़्यादा है, 87 पॉइंट समथिंग, तो बड़ी आबादी आपके यहाँ हिंदुओं की है। और हिंदुओं में ही एससीज के बारे में हम बात कर रहे थे, जो भी बात कर रहे थे कि टोटल आबादी का 20% आपके यहाँ एससी हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा नंबर कहाँ है, हिसार में। प्रतिशतता बात करें तो फतेहाबाद में, कम कहें तो पंचकुला में। ठीक है, 87% आपके यहाँ हिंदू हैं। मुसलमान तुम्हारे यहाँ लगभग 7.5%, 7.4 भी लिख देते हैं, 7 याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मुस्लिम 7% है। सिख 5% के आसपास है, 4.9 भी लिखा है, लेकिन करंट के आंकड़े अगर तुम विकिपीडिया पे जाओगे तो 5.4, 5.6 तक भी दिखाते हैं। लेकिन आप किन आंकड़ों के साथ जाएंगे, जो सरकार ने छापे थे, कब, 2011 में। तो उस कंडीशन में देखें तो 5 के आसपास के आंकड़े सही हैं। ईसाई, जैन और बौद्ध आपके यहाँ कम हैं, ये 0.2 हैं, ये भी 0.2 हैं, और बौद्ध तो सबसे कम है आपके यहाँ, 0.0 और पीछे 3, तो ये 0.03 है सबसे कम। कौन सी कम्युनिटी है, आप कहोगे बुद्धिस्ट सबसे कम है। ठीक है, आपकी टोटल आबादी का 20% लोग एससी हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, धर्म बता दिए, एससीज बता दिए, पढ़े लिखे लोग बता दिए। सबसे पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे नहीं बताया मैंने, लिंगानुपात और पढ़े लिखे 2 रह गए। सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट आपके गुरुग्राम में है, जिसके नाम में ही गुरु होगा वो पढ़ा लिखा तो होगा ही होगा। 84% लोग पढ़े लिखे हैं। इसके बाद नंबर आता है पंचकुला के लोगों का, ये भी खूब पढ़े लिखे हैं, 81%। इसके बाद नंबर आता है फरीदाबाद का, यहाँ भी 81%। इसके बाद नंबर आता है अंबाला का, यहाँ भी 81%। फिर ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ पे क्यों है, क्योंकि इसके बाद प्रतिशतता बदलती है, प्रतिशतता पॉइंट के बाद। यहाँ नीचे है तो 7 0 कर देना, 7 5 कर देना और 8 0 कर देना, बराबर भर ही है, थोड़ा अंतर है, लेकिन फिर भी सेकंड सेकंड होता है, फोर्थ फोर्थ ही होता है। तो ये गुड़गांव सबसे पढ़ा लिखा 84%, उसके बाद पंचकुला 81%, फरीदाबाद भी 81 और अंबाला भी 81। ठीक है, तो ये 4 पढ़े लिखे हैं। बहुत दुख की बात है कि जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं वो सबसे खराब आंकड़ा दिखाएंगे लिंगानुपात का। आपके यहाँ ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। अगर कम पढ़े लिखे की बात करें, ये तो प्लस मतलब ज़्यादा पढ़े लिखे, कम की बात करें तो सबसे कम पढ़े लिखे लोग आपके मेवात, जिसको आज आप नूह के नाम से जानते हैं, यहाँ हैं। यहाँ के सिर्फ 54%, आधे लोग पढ़े लिखे, आधे पढ़े लिखे हैं ही नहीं। ये बहुत अच्छा लगेगा आपको पॉइंट, अभी सुन के खराब लग रहा है, लेकिन इसके आगे मैं बता दूं, जहाँ सबसे कम पढ़े लिखे हैं ना, वो सबसे बेस्ट हैं लिंगानुपात में। कारण उतने पढ़े लिखे हैं ही नहीं कि लड़कियों को माँ के पेट में मरवा दें, उतनी अकल है ही नहीं। बहुत अच्छी बात है, ये पॉइंट पॉजिटिव है। तो मेवात, जिसका सबसे खराब आंकड़ा है पढ़ाई लिखाई का, इनका लिंगानुपात
हमारे हरियाणा की शान मान लो, नहीं तो बाकी तो तुम्हारी हालत ऐसी है कि किसी को बताया भी ना जाए कि यहाँ पे इतने महिलाएं कम हैं हर ज़िले में। तो ये कम से कम 1000 के करीब तो हैं, 900 तो क्रॉस कर गए। सबसे पढ़े लिखे लोग जो है ना, ये सबसे शर्मनाक आंकड़ा है और इससे खराब कोई नहीं है। 854 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों के मुकाबले। अब कहाँ 854 और कहाँ 907, वो सबसे कम पढ़े लिखे, ये सबसे ज़्यादा लिटरेट है। ठीक है, तो सबसे पढ़े लिखे लोगों की हालत देखो तुम लिंगानुपात में, ये फर्स्ट है किस चीज़ में, लिंगानुपात। लेकिन खराब किस में है, पढ़ाई लिखाई में। एक खराब पढ़ाई लिखाई में फतेहाबाद भी है, खराब पढ़ाई लिखाई में पलवल भी है, खराब पढ़ाई लिखाई में सिरसा भी है। कई इलाके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट और सेकंड का नाम याद रखना, किस किस का, एक मेवात का या नूह कह लो और एक फतेहाबाद का। बाकी लंबी लाइन के याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो पढ़े लिखे सबसे ज़्यादा गुड़गांव, उसके बाद पंचकुला में, उसके बाद फरीदाबाद में और उसके बाद अम्बाला में। ये तीनों 81 हैं, नीचे 7.0, फिर उसके बाद 7.75, 0.8, फिर ऊपर 84.8 है, तो 84 भी याद रख लो। ठीक है, तो ये मैंने दोनों चीज़ें आपको बता दी। अगर पेपर में आए सबसे पढ़े लिखे लोग तो तुम कहोगे गुड़गांव, वो पूछेंगे सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी महिलाएं तो भी तुम कहोगे गुड़गांव नंबर 1 है। लेकिन कहीं सबसे पढ़े लिखे पुरुष कहाँ के हैं तो तुम कहोगे रेवाड़ी। अजीब बात है, पढ़े लिखे पुरुष गुड़गांव के नहीं हैं, पढ़े लिखे पुरुष हैं रेवाड़ी के। रेवाड़ी में सबसे कम गाय मिलती हैं और वहाँ के पुरुष सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा किताबी भाषा को भी देख लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें मैंने पढ़ा दी, अब तुम्हें ये टॉपिक आसान दिखेगा, मैं रीड कर दूंगी उतने में तुम्हारा समझ बन जाएगी। देखो, पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा, अच्छा, पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा, हरियाणा की जनसंख्या। 1872 में लॉर्ड मेयो, जिसके नाम का कॉलेज अजमेर में है, के समय भारत की पहली जनगणना हुई थी, पर 1881 में नियमित रूप से जनगणना लॉर्ड रिपन के समय प्रारंभ हुई। तो 1881 से आज तक एक एक का डिजिट चल रहा था। 2011 की जनगणना भारत की 15वीं और हरियाणा की 5वीं थी। कैसे, 71, 81, 91, 2001, 2011, सीधी बात है 5वीं थी। जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष में करवाई जाती है। हरियाणा की पहली जनगणना 1971 में हुई, क्योंकि 66 नवंबर में तो हम बने ही थे। 2001 ये 11 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या 2,53,51,462, बहुत बार आ चुकी। पुरुषों की संख्या 1,34,94, जो मैंने अच्छी तरह बताई। महिलाओं की 1,18,56। तो हमने क्या देखा, 1-1 करोड़ तो दोनों के हैं, लेकिन इनके 18 लाख है और इनके 34 लाख है। वहीं से दिखता है कि हरियाणा में महिलाएं कम है, पुरुष ज्यादा। तो 1,34,94, दोनों में 4 का डिजिट है, 1,34,94 और 1,18,56। ठीक है, ये महिलाएं। जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का भारत में 18वां नंबर है। राज्य में देश की कुल जनसंख्या का 2% भाग है, 2,53,00,000, 2% है टोटल आबादी का। पर क्षेत्रफल हमारे पास सिर्फ 1.34 है। क्षेत्रफल में हरियाणा का 21वां नंबर है, अब 20वां है जब से ये लेह लद्दाख और इन सब का डिवीजन हुआ है। हरियाणा में 10 लाख से कम जहां लोग मिलते हैं, पंचकुला, मैंने क्या बताया, PRM बताया था ना, पंचकुला, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़। देखो, पंचकुला, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, कम जनसंख्या थी इनकी। सबसे कम कहाँ की थी, पंचकुला, शिवालिक का रीजन है पूरा। सर्वाधिक जनसंख्या, ये मैप अगर आपको नहीं भी दिखे तो कोई नहीं दिख रहा है, बहुत अच्छी बात है। सर्वाधिक जनसंख्या भारत की छोड़ दो, अपनी देखो। सबसे बड़ी जनसंख्या हमारे फरीदाबाद में है, 18 लाख। दूसरा नंबर हिसार का, FH भी बताया ना, फरीदाबाद, हिसार, भिवानी, सबसे बड़ी आबादी 18, 17, 16, 15। गुड़गांव था नीचे। नेक्स्ट देखें, सबसे कम जनसंख्या पंचकुला, दिख रहा है ना ये, पंचकुला 5 लाख, और पंचकुला में SC भी कम है। सर्वाधिक जनसंख्या बढ़ी गुड़गांव की 73%। सबसे कम जनसंख्या वृद्धि झज्जर की हुई, कारण बताया, कोई नौकरियों के ऑप्शंस नहीं थे। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व फरीदाबाद में 2,442, आपको अच्छी तरह पता है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व सिरसा में है, 303 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सबसे बड़ा एरिया सिरसा का है 4,277 स्क्वायर किलोमीटर, 4,277, 4,277 वर्ग किलोमीटर में 303 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं सिरसा में। ठीक है, सबसे बड़ा एरिया। सबसे कम एरिया फरीदाबाद के पास है। आबादी लेके बैठे हैं 18 लाख, एरिया लेके बैठे हैं 741 स्क्वायर किलोमीटर। तभी तो 2,442 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में है। एरिया सबसे छोटा, आबादी सबसे ज्यादा। फरीदाबाद की 18 लाख प्लस। सर्वाधिक लिंगानुपात किसका है, मेवात का, 907 लिख लेना इसको। सबसे कम पढ़े लिखे हैं 54%, लेकिन लिंगानुपात में नंबर 1 है, बहुत अच्छा पॉइंट है ये वाला। सबसे कम लिंगानुपात, शर्म की बात है, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे जो 84% पढ़े लिखे हैं, इनका लिंगानुपात है 854। और सेकंड खराब है सोनीपत का 856, तो हमसे तो बहुत आगे है मेवात। सबसे ज्यादा साक्षरता गुड़गांव की है 84%, इसके बाद पंचकुला की, इसके बाद फरीदाबाद की, उसके बाद अम्बाला की। फरीदाबाद, पंचकुला, अम्बाला की 81,
81, 81, 0.70, 0.75, 0.80 और सबसे ऊपर गुरुग्राम की 84%। आदमी पढ़े लिखे ज्यादा रेवाड़ी के 91%। ठीक है, सर्वाधिक साक्षरता गुड़गांव की 84%, सबसे कम साक्षरता मेवात की 56% दे रखी है, वैसे 54% है ये। 0 से 6 उम्र जो बच्चे उस टाइम 6 साल तक के थे, उनका लिंगानुपात सबसे ज्यादा जो बेटियां पैदा हुई थी आज से 10 साल पहले मेवात में पैदा हुई थी। कारण कन्या भ्रूण हत्या करवाते ही नहीं होंगे, 903। और सबसे खराब जो लिंगानुपात निकला 6 साल तक की बेटियों का, वो झज्जर में निकला। बहुत ही शर्मनाक है। झज्जर में ये 1000 लड़के जब पैदा हुए ना पिछले 10 सालों में, मतलब 2011 से पहले 774 ही बेटियां जन्मी वहां, कितने हजार लड़कों के मुकाबले। तुम सोचो कितना धड़ल्ले से कन्या भ्रूण हत्या की गई होगी, क्योंकि नेचर का नियम तो ये कहता ही नहीं। नेचर का नियम तो कहता है बेटी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं बेटा पैदा होने से। फिर आपके हरियाणा में ऐसी कौन सी अलग से असीम कृपा है प्रभु की कि यहाँ लड़के इतने ज्यादा हैं, क्योंकि नेचर का नियम कहता है कि बेटियां ज्यादा होती हैं। ये हर जगह नियम है, आप कहीं भी उठा के पढ़ लो, किसी भी स्पेशीज में पढ़ लो, हमेशा फीमेल के नंबर ज्यादा होते हैं किसी में भी। आप शेर की बात कर लो, बाघ की बात कर लो, कुत्तों की बात कर लो, सांप की बात कर लो, चींटियों की बात कर लो। इंसान है जिसने महिलाओं की संख्या अपने हिसाब से बढ़ा और घटा रखी है, बढ़ा तो कहीं नहीं रखी, घटा घटा रखी है। तो ये कन्या भ्रूण हत्या हमारी मानसिकता का परिचय देती है, और सच में ये शर्मनाक है अगर अब भी हम लोग 1000 को 950 से ऊपर ना ले जा पाए, क्योंकि अब तो लोगों को सुधर जाना चाहिए, सरकार इतनी स्ट्रिक्ट है। चलिए, न्यूनतम झज्जर 774। अब सोचो जो उस टाइम 6 साल की बेटियां थी, अब वो 16 साल के बच्चे बन गए होंगे, तो वहाँ 1000 लड़के जब 16 साल के हैं तो उनके मुकाबले 774 ही लड़कियां हैं। बहुत बुरा हाल है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 4 जिले, FHB बताया ना, देखो FHB यहाँ काम आएगा, फरीदाबाद, हिसार, भिवानी। FHB यहाँ से देखें जरा, गुड़गांव के 15, 16, 17, 18। तो सबसे ज्यादा आबादी कहाँ रहती है? फरीदाबाद। और सबसे छोटा सा भी फरीदाबाद है, 742 स्क्वायर किलोमीटर। तभी तो 2442 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हैं। इतनी बड़ी आबादी छोटे से शहर में, तो इसीलिए। नेक्स्ट देखें, न्यूनतम जनसंख्या, PRM था ना, P कौन सा है? ये ऊपर वो पहाड़ों वाला। तो पंचकुला सबसे कम 5 लाख की आबादी लेके बैठे हैं, तभी तो SC भी कम थे यहाँ। PRM पंचकुला, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़। देख लो यहाँ 8-8, 9-9 लाख, तो बहुत बड़ी आबादी, 10 से कम है ये सारे। जनसंख्या वृद्धि दर, जनसंख्या बढ़ी थी, बिल्कुल बढ़ी थी, वो तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, जनसंख्या तो भारत में बढ़ेगी ही बढ़ेगी। 2001 में हरियाणा की जनसंख्या पहले 28% वृद्धि थी, पुरानी बात है। वर्ष 2011 में वृद्धि दर 19.9 थी, तो उसमें 8% की कमी हुई थी पहले के मुकाबले। वैसे पूछे वृद्धि दर कितनी थी 10 साल पहले, तो 19.9, इतनी जनसंख्या में फर्क आया था। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि कहाँ हुई, कहाँ बढ़े? जहाँ नौकरियों के अवसर दिखे, तो गुड़गांव की तरफ भागे होंगे लोग। गुड़गांव में सबसे ज्यादा आबादी में उछाल आया। मेवात में टोटलिटी बढ़ी थी, ठीक है, मेन वही है, तो गुड़गांव नंबर 1 पे याद रखना। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि कहाँ हुई? झज्जर में, सिर्फ 8% की वृद्धि। जींद अंबाला में भी ज्यादा लोग नहीं बढ़े। जनघनत्व, जनघनत्व क्या बताया? 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं? तो आपके यहाँ देश से तो ज्यादा ही है, देश में 382 का एवरेज है, आपका 573 का। आपका एक तरफ सिरसा है 303 व्यक्ति लेके बैठा है, और एक तरफ आपका 2442 का आंकड़ा लेके फरीदाबाद, तो बहुत अंतर है आपके यहाँ। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का जनसंख्या घनत्व 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के राष्ट्रीय औसत 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से 95 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर ज्यादा है। तो हम पूरे देश के एवरेज से ज्यादा है, क्योंकि हमारा उपजाऊ इलाका है। जनसंख्या घनत्व में हमारा नंबर है 11वां, ठीक है। आबादी में आपका नंबर कितना है? 18वां जनसंख्या में, और जनसंख्या घनत्व में कितना है? 11वां। 4 जिले जहाँ सबसे पास लोग रहते हैं, तो फरीदाबाद, गुड़गांव, दोनों में देखो, एक 2400 है, एक 1200 है। तो सबसे ज्यादा आबादी भी तो यही थी। कहाँ थी? FHB में। F का मतलब फरीदाबाद, H मतलब हिसार, हिसार बहुत बड़ा है, तो वहाँ कंजेशन नहीं है। B का मतलब है भिवानी, वो भी काफी बड़ा था। तो FHB में से हिसार और भिवानी को भूल जाओ, आबादी ज्यादा है लेकिन एरिया भी ज्यादा है। फरीदाबाद में सबसे ज्यादा आबादी थी, एरिया छोटा, और नीचे था गुड़गांव, वहां भी आबादी थी 15 लाख, एरिया छोटा। तो इस हिसाब से सबसे ज्यादा घनत्व कहाँ मिलेगा? फरीदाबाद और गुड़गांव। 2442 और 1200 प्लस, 1204 है तो 1200 भी याद रखो, कोई दिक्कत नहीं है। न्यूनतम जनघनत्व सबसे कम, तो जो बड़े बड़े हैं ना, बड़े बड़े कौन से आपके दिमाग में आते हैं? सिरसा, हिसार, भिवानी, यही बड़े हैं हमारे एरिया, यहीं कम मिलेगी। तो सिरसा में 303 व्यक्ति रहते हैं 1 वर्ग किलोमीटर में, इतना बड़ा है, 4, 2, 7, 7 वर्ग किलोमीटर है, तो रहेंगे ही रहेंगे। तो भिवानी भी बहुत बड़ा है एरिया में, तो 342 है। फिर फतेहाबाद, हिसार, यही तो पट्टी है बड़ी,
आपके दिमाग में जो बड़ा एरिया आता है हरियाणा का वो वही तो पट्टी है, उसमें ही हैं कम लोग। सिरसा का सबसे कम है 303। सबसे ज़्यादा कंजेशन कहाँ है? फरीदाबाद और गुड़गांव में। एरिया छोटे, आबादी ज़्यादा। लिंगानुपात जो बेहद शर्मनाक था, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का लिंगानुपात 879 है, जो 2011 से थोड़ा सा ज़्यादा था। अब हम प्राउड से कहते हैं अगर जनगणना टाइम पे होती कि 2021 में ये 2011 से इतना ज़्यादा है, क्योंकि अब उम्मीद थी कि 900 क्रॉस करेगा ये। ठीक है, लिंगानुपात की दृष्टि से हरियाणा का भारत में 31वां स्थान है। आप सबसे पीछे हैं, हर राज्य आपसे आगे है। यूटी कुछ आपसे पीछे हैं, जिनमें दिल्ली जैसे भी हैं, चंडीगढ़ जैसे भी हैं, लेकिन आपके यहाँ की आबादी, पूरे भारत की आबादी की अगर बात करें, यूटी को भूल जाओ, हर स्टेट में लास्ट में है आपका नाम। किस चीज़ में? लिंगानुपात में। सबसे कम लिंगानुपात है पूरे भारत में हमारा। सबसे बढ़िया लिंगानुपात जो कम पढ़े लिखे हैं उनका है, तो सर्वाधिक कह रहे हैं ना सबसे बढ़िया, तो मेवात 54% लोग पढ़े लिखे थे, लेकिन लिंगानुपात देखो 907। फतेहाबाद कम पढ़ा लिखा था ना, सेकंड 902। तो कितनी अच्छी बात है कि पढ़े लिखे नहीं है तब भी कन्या भ्रूण हत्या नहीं कराई। और जो सबसे पढ़ा लिखा था 84% का गुड़गांव, उसका इतना बुरा हाल था कि 854 महिलाएं थी 1000 पुरुषों के मुकाबले। सोनीपत में 856, बेहद शर्मनाक था ये। न्यूनतम लिंगानुपात सबसे खराब तो देख लो गुड़गांव और सोनीपत, 854 856। ये सब बातें जो है ना जो मैंने बताई हैं वही सब बातें हैं। अब जैसे इसमें लिखा है न्यूनतम एससी जनसंख्या पंचकुला, ग्रामीण एससी तो पंचकुला, अधिकतम अनुसूचित जाति की प्रतिशतता तो फतेहाबाद, टोटल एससी ज्यादा हिसार, सिख ज्यादा सिरसा, और शहरी एससी ज्यादा हैं तो फरीदाबाद, क्योंकि आबादी ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है शहरी सिख ये भी ज्यादा होंगे। सबसे कम एससी प्रतिशतता गुड़गांव की है। अधिकतम मुस्लिम जनसंख्या मेवात में है। न्यूनतम शहरी एससी जो है वो रेवाड़ी में है। साक्षरता दर कितने परसेंट बताइए? 75% ना। गांव पूछे तो 4 घटा देना 71, शहर पूछे तो 8 जोड़ देना, तो 75 में 8 जोड़ो 83। औरतों के पूछे तो 10 घटा देना, आदमी पूछे 9 जोड़ देना, 75 को याद रखना बस। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल साक्षरता दर 75%। पुरुषों की साक्षरता है तो 9 जोड़ दो 84, महिलाओं की साक्षरता है 10 घटा दो 65। सर्वाधिक साक्षरता दर गुड़गांव की है, आपको अच्छी तरह बताया मैंने 84%। सबसे कम साक्षरता दर मेवात नूह की है 54%, लेकिन लिंगानुपात उल्टा कर दो, सबसे बढ़िया है मेवात का और सबसे खराब है गुड़गांव का। तो जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं ना उनका सबसे खराब, और जो सबसे कम पढ़े लिखे हैं उनका बेस्ट है। हरियाणा की कुल साक्षरता 75% है। ठीक है, गांव पूछे तो तुमने 4 घटा दिए 71, शहर पूछे तो 8 जोड़ दिए 83। हरियाणा की पुरुषों की साक्षरता है तो 84, 75 में 9 जोड़ दिए। हरियाणा की स्त्री की साक्षरता है तो इसमें हमने 10 जोड़ दिए, 65 पॉइंट समथिंग है, 66 लिख दिया। हरियाणा में सबसे ज्यादा पुरुष कहाँ पढ़े लिखे हैं? रेवाड़ी 91%। ये मैंने खास बताया ना, अगर टोटल पढ़े लिखे कहें तो गुड़गांव, महिलाएं पढ़ी लिखी कहें तो भी गुड़गांव, लेकिन पुरुष पढ़े लिखे कह दें तो आप कहोगे रेवाड़ी में। क्या रेवाड़ी में आबादी ज्यादा थी? नहीं। पीआरएम याद करो, पीआरएम में क्या था? पंचकुला रेवाड़ी, तो आबादी में कम था और वहाँ पढ़े लिखे आदमी सबसे ज्यादा है, 91% आदमी वहाँ के पढ़े लिखे हैं। गुड़गांव के नहीं है इतने। भारत की साक्षरता 74% है, ये इंडिया के बारे में। हमारे पुरुषों की 82%, महिलाओं की 65%। आप हरियाणा की बात ध्यान से पढ़ना ज्यादा, ठीक है। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे राज्य हैं केरल और मिजोरम। केएलएम है ना, केरल लक्षद्वीप मिजोरम, 2011 के अनुसार। सबसे कम साक्षरता देश में बिहार की थी। सबसे कम साक्षरता आपके यहाँ मेवात की है 54%, लेकिन लिंगानुपात सबसे बेस्ट है 907 का। सबसे ज्यादा साक्षरता आपके हरियाणा में गुड़गांव की है 84%, पर सबसे खराब है लिंगानुपात 854। सर्वाधिक साक्षरता वाले 4 जिले सबसे पढ़े लिखे, तो मैंने आपको याद कराया था, क्या था वो? जीपीएफ था ना, गुड़गांव, पंचकुला, फरीदाबाद, अंबाला। देखो 81 81 81 अभी भी बताया था, 0.7570, ये थोड़ा उल्टा लिख दिया है, इनको ठीक कर लेना। ये 70 आएगा, ये 75 आएगा, ये 80 आएगा, और ये 84। यानी सबसे पढ़े लिखे लोग गुड़गांव में हैं, उसके बाद पंचकुला में, उसके बाद फरीदाबाद में, उसके बाद अंबाला में। ठीक है। न्यूनतम साक्षरता में 2 याद रखना बस, पहला दूसरा। मेवात में सबसे कम पढ़े लिखे 54 और फतेहाबाद में 67। इन दोनों का ही लिंगानुपात फर्स्ट और सेकंड है। इसके बाद ग्रामीण और शहरी जनसंख्या, तो आपका तो लगभग हरियाणा गांव में बसता है, 65% आबादी हमारी गांव में है, 1 करोड़ प्लस लोग हमारे गांव में और 88 लाख लोग हमारे शहर में है। ठीक है, 165 है, 1 करोड़ 65 लाख। तो 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के गांव में कुल 1 करोड़ 65 लाख लोग, अब उतने डिजिट की जरूरत नहीं, 165 याद रखो, जनसंख्या रहती है। हरियाणा की कुल आबादी का 65% है, जिनमें पुरुष और महिलाएं तो 87 और 77। तुम खुद देख लो कि आप गांव में भी 10 लाख की आबादी का अंतर है, तभी तो आपके 16 लाख का अंतर आया है। शहरी जनसंख्या आपकी 88 लाख है, गाँव की 1 करोड़ 65 लाख,
और शहर की 88 लाख। तो इसलिए कहते हैं कि मेन गांव तो हरियाणा गांव में ही बसता है। 88 लाख है, 34.8%। पुरुषों की जनसंख्या 47 लाख और महिलाओं की 41 लाख। अब देखो, ये देखो 6 लाख तो यहाँ कम है हमारी शहरों में और 10 लाख महिलाएं गाँव में कम है, इसलिए 16 लाख का अंतर है। इसलिए हमने क्या याद किया था, 1,18,56 और 1,34,94 ऐसे याद किया था ना। 18 लाख, 10 लाख गाँव में कम है और 6 लाख शहरों में। शहरों में सिर्फ कितने परसेंट है, 35%। गाँव में है 65%, उसमें भी 10 लाख कम है औरतें। नेक्स्ट देखें, ग्रामीण और शहरी जनसंख्या। जनसंख्या की वृद्धि कितनी हुई है, गाँव में 9%, शहरों में 44%। तो आपके यहाँ 19.9% वृद्धि हुई, 19.9। लिंगानुपात गांव का कहें तो बढ़िया है, बेहतर है, 882 और शहर का कहें तो 883। और अगर कहें एवरेज बताओ तो 879 है आपका। गांव में थोड़ा सा बेहतर है, 882। शहरों में 6 घटा देना और गांव में 3 जोड़ देना। साक्षरता आपकी 75 है, गांव पूछे 4 घटा दी 75 में से और ये कहें तो 8 जोड़ दी। पुरुष साक्षरता आपकी ये थोड़ी सी गलत दी हुई है, इसको अच्छा गाँव की है, ठीक। गाँव शहर की है, आप 84% याद रखो, उसके इर्द गिर्द में थोड़ा सा कम कर देना गाँव को, थोड़ा सा बढ़ा देना शहर को। महिला साक्षरता आपकी 51% है, गाँव में कम पढ़े लिखी हैं महिलाएं, शहरों में ज़्यादा हैं। टोटलिटी हमारी एवरेज से 10 घटा देना। शिशु जनसंख्या ऐसे आंकड़े नहीं आते, लिंगानुपात पूछ लेंगे। बच्चों में भी देखो, आपके बच्चों में भी कितना ज़्यादा अनुपात कम है, तो फिर यही तो बड़े होके 18 और 21 ईयर्स के बनते हैं। फिर शादी के टाइम पे कहते हैं कि लड़कियां कम हैं, तो देखो ये हालत अपनी, ये बच्चों का लिंगानुपात है। 1000 के मुकाबले कितने 835। सोचो 835 तो 879 से भी कम है। अभी भी प्रेजेंट में, मतलब 10 साल पहले भी आपके यहाँ बच्चों के जन्म में इतना अंतर था, तो कितनी ज़्यादा कमी है आज के दौर में भी। अब यही तो बच्चे बड़े होंगे, अब यही 16 साल में आ गए होंगे, तो उस टाइम पे आप लगा लो 1000 के मुकाबले 835 यानी 65 कम हो गई ना। 165 लड़कियां कम हैं जो आज 16 साल के हेरफेर के बच्चे हैं उनमें। अनुसूचित जातियों की जनसंख्या क्या बताया, टोटल आपकी आबादी कितनी, 2,53,51,462 का 20% आपकी आबादी एससी है। और एससी भी आपके सबसे ज़्यादा कहाँ हैं, हिसार में, और प्रतिशतता निकालें तो फतेहाबाद में। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में एससी की कुल जनसंख्या 51 लाख है, जिनमें पुरुष जनसंख्या 27 लाख, महिला जनसंख्या 24 लाख है। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की एससी की जनसंख्या भारत की एससी की जनसंख्या का 2.5% है, और उसमें आपका 20% जो है वो चमार जाति है, और हरियाणा की कुल जनसंख्या का 20% है। ठीक है, तो हमारा अगर देखें टोटल हमारी आबादी का तो 20% है शेड्यूल कास्ट। राज्य में एससी की कुल साक्षरता दर 66% है, इसका मतलब और मेहनत करनी पड़ेगी। एससी के जो टोटल एवरेज है वो एवरेज से 9-10 कम है, तो काफ़ी अभी कमी है, इसलिए सरकार बहुत सारे प्रोजेक्ट लाती है ताकि सब लोग बराबरी पर आए। तो 66% है। पुरुषों की साक्षरता दर हमेशा 10-9 बढ़ानी होती है, महिलाओं की हमेशा 9-10 घटानी होती है, तो देख लो वही एवरेज आ गया। अगर एससी 66% पढ़े लिखे हैं तो महिलाओं की बात करें 56, पुरुषों की बात करें 75। हम एवरेज की बात करें 75 पढ़े लिखे हैं, पुरुष कहेंगे तो 84 कर देना, महिलाएं कहें तो 65 कर, सेम वही आंकड़े हैं, बस 10 ऊपर नीचे करने हैं। राज्य में सर्वाधिक एससी की साक्षरता वाला जिला रेवाड़ी। सबसे पढ़े लिखे एससी शेड्यूल कास्ट कहाँ के हैं, रेवाड़ी के। याद है रेवाड़ी के पुरुष भी पढ़े लिखे थे, आबादी कम है पीआरएम में, लेकिन जितने हैं उसमें सर्वाधिक साक्षर हैं एससी। और न्यूनतम एससी की साक्षरता, जहाँ एससी कम पढ़े लिखे हैं वो सिरसा है। एससी कम कहाँ थे, पंचकुला। एससी ज़्यादा कहाँ थे, हिसार। प्रतिशतता आबादी में कहाँ थी, फतेहाबाद। पढ़े लिखे एससी कहाँ के हैं, रेवाड़ी के। कम पढ़े लिखे एससी कहाँ हैं ज़्यादा, सिरसा में। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में एससी का लिंगानुपात 887 है, 879 से तो बेहतर ही है, तो इसका मतलब लिंगानुपात में कंपैरेटिवली बेहतर है एससी। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में एससी का शिशु लिंगानुपात 876 है। अगर हम देखें जनरल से तो ये भी ठीक है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति, सबसे ज़्यादा एससी कहाँ है, अभी क्या बताया, हिसार में। हिसार में तो थे ना, प्रतिशतता फतेहाबाद में, तो हिसार में 4 लाख प्लस हैं टोटल एससी। फिर सिरसा, भिवानी, करनाल में। सिरसा के याद करो पढ़े लिखे कम थे एससी। न्यूनतम एससी कहाँ पर है, मेवात में, जहाँ अगर ग्रामीण पूछेंगे तो पंचकुला टिक करना जहाँ मुस्लिम कम्युनिटी ज़्यादा थी ना, मुस्लिम्स में एससी नहीं थे। और इसके बाद फिर पंचकुला की तो आबादी कम थी, कुल टोटल 6 लाख के आसपास तो थे, तो उसमें भी एससी कम है। सर्वाधिक सिखों की जनसंख्या कहाँ है, तो पंजाब
सिरसा वाली बेल्ट में, यानी सिरसा में। मुस्लिम कहाँ हैं आपके? मेवात में सबसे ज़्यादा। ईसाई क्रिश्चियन ज़्यादा है आपके फरीदाबाद में, जहाँ टोटल आबादी भी ज़्यादा है, 18 लाख प्लस की थी ना, वहीं पर। सबसे कम भारत में जैन हैं, पूरे इंडिया में सबसे कम जैन है, लेकिन हरियाणा में सबसे कम है बौद्ध, क्योंकि जैन याद करो 0.2 थे और बौद्ध 0.03 थे। तो हरियाणा में सबसे कम बौद्ध हैं, लेकिन भारत में सबसे कम जैन हैं। अब देखें अपने हरियाणा में जनसंख्या, ये हरियाणा की है, भारत की छोड़ो, अपनी देखेंगे। हिंदू, क्योंकि भारत का आएगा नहीं पेपर में, अगर आता तो मैं ज़रूर पढ़ा देती, फिर भी पढ़ लेते टाइम देख लेना। हिंदू जो है 87% है, तो आपके यहाँ लगभग बड़ी आबादी हिंदुओं की है। देश में 80% घटती जा रही है देश में। मुस्लिम आपके यहाँ 7% है, और सबसे ज़्यादा मुसलमान आपके मेवात में है, मेवात ना मिले तो पानीपत में। सिख आपके 5% के आसपास हैं, कहीं कहीं 5 पॉइंट समथिंग भी दिखाते हैं। ये आपके सिख ज़्यादा कहाँ मिलेंगे? सिरसा में। जैन आपके 0.2 हैं, ईसाई भी आपके 0.2 हैं, बौद्ध आपके 0.03 है। इंडिया में सबसे कम जैन है, हरियाणा में सबसे कम बौद्ध है। ठीक है, इसके बाद है जनसंख्या के महत्वपूर्ण तथ्य, लास्ट आ गया ये, मातृ मृत्यु दर। इसका मतलब होता है बच्चे के जन्म के समय कितनी माएँ गुजर जाती हैं, एक्सपायर हो जाती हैं जन्म के प्रोसेस के दौरान। ये 1 लाख पर मापा जाता है। ये जितना कम होगा उसका मतलब आपके देश में सुविधाएं उतनी ज़्यादा है। तो मातृ मृत्यु दर कितनी, मदर्स मोर्टेलिटी रेट, यानी कितनी माएँ एक्सपायर हो जाती हैं बच्चे के जन्म के समय। तो भारत में, पूरे भारत में 212 महिलाएं, 1 लाख महिलाओं ने अगर बच्चों को जन्म दिया तो 212 एक्सपायर हो जाती हैं किसी भी गड़बड़ी के चलते। हरियाणा में 153 औरतें मर जाती हैं 1 लाख बच्चों के जन्म पर। तो ये अभी शर्मनाक है। मतलब ये इसलिए है क्योंकि अब तो आपके पास सारी सुविधाएं हैं। आज भी अगर इतनी सारी डेथ्स हो रही हैं तो इसका मतलब ये हमारी मेडिकल फैसिलिटीज़ थोड़ी सी और बेहतर करनी चाहिए, ताकि माएँ इस तरह से एक्सपायर ना हो। ठीक है, अब तो खैर बहुत कम हो गया, पहले हजारों मर जाती थी महिलाएं। शिशु मृत्यु दर, IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, किसी चीज़ की कमी के चलते बच्चे के जन्म के समय कोई गड़बड़ रह गई, डॉक्टर्स टाइम पे नहीं पहुंचे, या मान लीजिए उसको सांस नहीं आया, तो जिस कारण उसकी डेथ होती है उसको बोलते हैं इन्फेंट, जो जन्मा, नवजात बोलते हैं जिसको, उसकी डेथ कितनी हुई। तो हरियाणा में 1000 पर 41 बच्चे आज भी एक्सपायर हो जाते हैं। जन्म के तुरंत बाद 1000 बच्चों में से 41, कोई अंडरवेट होता है, किसी में खून की कमी है, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। भारत में भी 40 बच्चे 1000 पे जाते ही जाते हैं, अपने यहाँ 41 पर। इसको और घटाना चाहिए, क्योंकि हरियाणा तो रिच स्टेट है ना, यहाँ बच्चों में ऐसी बीमारियाँ बचपन से ना लगें। ठीक है, प्रजनन दर है अपनी हरियाणा की 2.3, जन्म दर है 22 और मृत्यु दर है 6.7। बस ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ, इनको पढ़ लेना सारों को। ठीक है, कुछ लोग लिख रहे थे कि मैम ये जनगणना वाला टॉपिक रह गया, तो मैंने कहा इसको भी करा दूं। अब बहुत थोड़ा सा सिलेबस बचा है, 2 दिन की कहानी है। 2 दिन की कहानी में हम कल अपना निपटाएंगे। एक तो जनसंचार, जिसमें कि मैगजीन्स आ जाएंगी, वो करा दूंगी, और एक वो स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ करा दूंगी। और परसों फिर जो बच गया ना हमारा टॉपिक, ये पशुओं की गणना, क्योंकि 2019 की 20वीं जनगणना पशुओं की गई थी, जिसमें कि बिल्लियों के ऊपर भी जनगणना की गई थी, और टैब से की गई थी, मतलब सारा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का यूज़ किया गया था, उसको और पढ़ लेंगे। इसके बाद लगभग सारी किताब आप पन्ने खोल के देखेंगे ना, तो आपको 99.9% चीज़ें आ गई हैं। अब कुछ बहुत अलग नहीं है, और अगर आपको कुछ नया मिलता है कहीं भी किसी भी किताब में, तो मैं इस बात में 100% श्योर हूँ कि पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। कोई भी किताब उठा लेना, किसी भी राइटर की, हरियाणा की, अब तुम 99% चीज़ों को पढ़ते ही समझ जाओगे, क्योंकि तुम्हारा एक बेस तैयार है। सब कुछ तो कभी भी किसी को नहीं आता, मैं भी अब रोज़ पढ़ती हूँ, रोज़ सीखती हूँ, लेकिन ये होता है ना कि हाँ भाई बेसिकली चीज़ समझ में आ गई, उतना आप लोगों ने कर लिया। ठीक है, पुलिस स्टेशंस के बारे में जो पूछ रहे हैं, पुलिस स्टेशंस का वैसे एक टॉपिक होता है, जब पुलिस की वैकेंसी आती है ना, तो मैं लिखवाती हूँ गुलाबी पुलिस थाने कितने हैं, कितनी हमारी टोटल फौज है, और किस किस रैंक पे हैं, तब पढ़ने चाहिए। जब पेपर आ जाए कि पुलिस का पेपर है, तो ये गूगल से उस टाइम पे, क्योंकि ये चीज़ें बढ़ती जाती हैं। जैसे पुलिस स्टेशन 2019 में जितने थे, 2021 में उससे ज़्यादा बढ़ गए होंगे। हर एक ज़िले में एक एक तो है ही, कहीं कहीं डबल भी हैं, जहाँ की आबादी ज़्यादा है, जहाँ क्राइम रेट ज़्यादा है। तो ये जब भी नौकरी की तैयारी करो ना, कभी भी, मान लो तुम्हारा पेपर अगस्त में है या मई में है, तो उस टाइम में करंट के आंकड़े निकाल लेने चाहिए, अपडेटेड होते रहते हैं ये। जैसे हरियाणा पुलिस ऑर्गेनाइजेशन लिख के अगर आप गूगल पे जाओगे ना, तो उसमें पूरे टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने हैं, ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कौन से सेक्टर में है पंचकुला में, और कितने लोग जो हैं काम कर रहे हैं इस टाइम पे, उसका मुखिया कौन है, वो पूरे चार्ट्स बन के निकल आते हैं, क्योंकि हर डिपार्टमेंट अपनी जानकारी ऑनलाइन पे प्रोवाइड कराता है। तो उसमें फिर आपको सारे रैंक्स और सारे पुलिस थाने सब कुछ निकल जाएगा। ये चीज़ें बढ़ती जाती
ही हैं। ऐसा नहीं कि अब 2018-19 में जितनी टोटल उनके एम्प्लॉयमेंट थे उससे ज़्यादा बढ़ गए ना, थाने भी बढ़ गए, सुविधाएं बढ़ गई। तो ये सब चीज़ें करंट के हिसाब से पढ़नी चाहिए। एक बेस जो होता है ना, 95% चीज़ें सेम रहती हैं, 5% में करंट चीज़ें हमेशा बदलती हैं, और उनको तभी तैयार करना चाहिए जब एग्ज़ाम ये हो कि भाई अब एग्ज़ाम आ गया मेरा, 20 दिन बाद है, तो अपना 20 दिन में पुरानी 4-5 महीने में क्या कुछ गुजरा है वो पढ़ लेना चाहिए। ये ऐसा नहीं कि आज तैयार करके बैठोगे और तुम सोचो अगस्त के पेपर में मैं पास हूँ, ऐसा नहीं होगा। जब पेपर हो तब से 15-20 दिन पहले उसी पार्ट पे काम करना चाहिए, ठीक है। बाकी ये बेसिक चीज़ें थी, सारी तुम्हें मैंने समझा दी। ये 2 छोटे-छोटे से टॉपिक हैं, इनको मैं करा दूँगी, और बाकी कुछ नहीं बचा है ऐसा जिसमें कि आपको दिक्कत आए। ग्राम सचिव की धारा जो है ना, ये तो मैं अलग से तो नहीं पढ़ा पाऊंगी क्योंकि ये हमारा कोई सब्जेक्ट नहीं है। ऐसे तो हर एक डिपार्टमेंट की चीज़ें होती हैं। ऐसे अगर पढ़ाने लगे तो फिर नर्सिंग वाले कहेंगे जी हमारा भी पढ़ा दो, क्योंकि उनका भी एक अलग से चीज़ें आती हैं, एक सेक्शन आता है। इनके लिए आप गूगल सर्च कर लो, थोड़ा सा खुद से भी मेहनत करनी सीखनी चाहिए हर बच्चे को। गूगल पे जाओगे ना, सारी चीज़ें हैं अवेलेबल, थोड़ा सा उसको नोट डाउन कर लो, 4-6 पन्नों के हार्डली नोट्स बनेंगे, उनको पढ़ लो, क्योंकि ऐसे हर एक का ना अलग अलग पढ़ाना पॉसिबल नहीं है। आपके यहाँ 50 तरह के पेपर होंगे, हर एक का स्पेसिफिक सेक्शन आएगा, तो उसकी तैयारी थोड़ी करेगा हर कोई। जिसको जिस चीज़ के पेपर में बैठना है, आज के टाइम में बहुत आसानी से चीज़ें इकट्ठी की जा सकती हैं, और वो बहुत बड़ी भी नहीं है। 4 पेज पूरे नहीं भरने अगर आप उनके नोट्स बनाएंगे तो उतना थोड़ा बहुत मेहनत करना चाहिए, ठीक है। हाँ, क्लासेस जो है सेंटर की ऐप पे उपलब्ध हैं, बिल्कुल हैं। कुछ लोग लिख रहे हैं कि सेंटर वाली क्लासेस उपलब्ध है, वो है ऐप पे। आप जाके सर्च करोगे ना, आजकल तो सारा ओल्ड जनरल बैच एज इट इज़ चल रहा है, और क्लास की सारी क्लासेस में वही पढ़ाया जा रहा है जो आपको ऐप पे पूरा करा दिया। क्लास भी पीछे पीछे कंप्लीशन पर आ गई। मैंने आपका बैच तो कई महीनों से चल रहा है, क्लासेस में जनवरी से पढ़ाना स्टार्ट किया था, और वो भी कंप्लीशन पर आने वाले हैं। बस वो आपसे हफ्ता भर पीछे होंगे, लगभग सेम है, दोनों पूरे हो जाएंगे। चलिए, हरियाणा करंट अफेयर्स तब पढ़ना जब पेपर आए ना, उससे 15 दिन पहले थोड़ा सा सर्च कर लेना साइट्स पे, उतना हो जाएगा। अब का करंट मैं आपको बता दूं, अगले 2 महीने बाद काम नहीं आना। करंट रोज बदलने की चीजें हैं। ये जो मुखिया होते हैं, चाहे वो किसी एजेंसी के हों, वो कोई सचिव हों, या कोई मान लीजिए साहित्य अकादमी है, चाहे वो उर्दू है, संस्कृत है, हरियाणा है, तो इन सबके मुखिया बदल सकते हैं। तो जब भी पेपर आता है ना, मैं तो अपनी तैयारी ऐसे ही करती थी, पेपर आ गया उससे पहले करंट थोड़ा सा पढ़ लो, 15-20 दिन, उतना बहुत है। ऐसा नहीं कि साल भर ही करंट पढ़ना पड़ता है। एक अगर आपका बेस बहुत स्ट्रांग तैयार है ना, तो करंट आपका ज़्यादा टाइम नहीं खाएगा, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। करंट में चीज़ें समझनी नहीं होती, फैक्ट्स याद करने, भाई इस चीज़ का मुखिया ये है, इसका हेडक्वार्टर यहाँ है, ये इसका ब्रांड एम्बेसडर बन गया। ये तो रोज़ बदलने की चीज़ें हैं। हो सकता है आज जो पढ़ो 10 दिन बाद वो बदल जाए, तो वो तभी पढ़ना चाहिए, क्योंकि दिमाग पे उसको रटने का टाइम नहीं होता हमारे पास। उनको बस 4-5 पेजेस को बार बार पढ़ लो, उतना भर बहुत होता है, ठीक है। चलिए, आज इतना ही पढ़ते हैं, थैंक यू। अब कल और परसों 2 दिन में लेके क्लासेस इसको एंड कर दूंगी, फिर ये हमारे चैप्टर्स क्लोज हो जाएंगे। फिर अपना जब पेपर आए तो दोबारा क्लासेस देख के, और किताब ज़रूर उठाना, किताब के बिना पास नहीं होगी। थैंक यू, गुड नाइट।